मेरा नाम डॉक्टर सुशील कुमार सिंह है। मुझे नहीं मालूम कि मैं क्लास में आने से पहले उदय जी ने मेरा परिचय दिया होगा। ऐसा किया होगा आपने? ऐसा ही रस्म भी है। और ये नहीं करेंगे तो अभी बाद में यही मिलेंगे हमको है ना। तो हम पूछेंगे इनसे अलग से कि भाई क्या परिचय दिया। और मैं 21 बरस से बेटा आप ही लोगों को पढ़ाता हूँ। बस चेहरे अलग होते हैं, प्रतियोगिता यही है, पाठ्यक्रम यही है, परीक्षा का स्वभाव भाव भी यही है। और जो आकार प्रकार है जिसको कहा जाए, आप आकार आईएएस में है। आकार आईएएस एक नाम अलग है, बट इस बाकी कोचिंग के मामले में हम समझ लो कि एक कोचिंग में खड़े हैं, जैसे कोचिंग में खड़े होते हैं, बस एक कोचिंग में और खड़े हैं। 21 बरस के अनुभव, लेखन का अनुभव, किताब लिखने का अनुभव, विद्यार्थियों के बीच काम करने का अनुभव, देश विदेश में लेक्चर देने का अनुभव। हमने एक चीज पाया है बेटा, आप भले तो जग भला। हम कितने अच्छे हैं इससे आपको तब आपको अच्छा लगना चाहिए जब आपका भला हो। आप समझ गए ना। इस देश में बहुत सारे लोग आपको अच्छे मिलेंगे, टीचर भी अच्छे मिलेंगे, व्यक्ति भी अच्छे मिलेंगे। कहीं आप अफसरी करेंगे वहां पर भी कुछ दो चार लोग अच्छे मिलेंगे। लेकिन इन अच्छों के बीच में आपके साथ अच्छा हो तो अच्छा है। मतलब सिलेक्शन आपका हो तो सिलेक्शन है, अदरवाइज सिलेक्शंस हैं। नौकरी आपको मिले तो नौकरी है, नहीं तो नौकरियां हैं। जिंदगी में उठान आपके हो तब उड़ान है, नहीं तो बाकी सब परिंदे हैं। आसमान में जिस हवाई जहाज का टिकट हम देते हैं वही उड़ा के हमको लाता है। बाकी मैं जिसमें नहीं बैठता वो भी उड़ते ही हैं, वो मेरे किसी काम के नहीं है। जिस बैच में आप सेलेक्ट होंगे, जिस पद के लिए आप सेलेक्ट होंगे, वही आपका करियर, वही आपकी याददाश्त, वही आपकी दुनिया होगी, वही आपकी रोजी रोटी होगी, वही आपका मान सम्मान होगा, वही आपके काम आएगा। इसलिए दुनिया में अगर खूबसूरत शब्द रिश्तों में जाया जाए तो सबसे अच्छा काम आता है आपका माँ बाप। मतलब दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा काम आता है तो आपके माँ बाप। दूसरे अगर आप कोई काम आता है तो जो आपके करियर की जिंदगी की इतर चिंता करता है। देखो बाकी लोग तो ये कहते हैं अरे ये कठिन है, इसमें बड़ा टाइम लगता है। 8 8 घंटे 10 घंटे, कई तो 12 18 भी बोल देते, पता नहीं कहाँ से वो पढ़ते हैं। 8 10 तो हमको भी समझ में आता है, 15 18 तो आज तक हम तो पढ़े ही नहीं कभी जिंदगी में। ना हम समझते हैं टॉपर ने पढ़ा होगा। 1 2 दिन 4 दिन तो मैं भी नहीं कह सकता। भाई संडे के दिन या कहीं आपको एग्जाम आ गया, 28 मई को प्रीलिम्स है, आप 24 मई को बैठ के 12 घंटे 14 घंटा पढ़ लिए हो, वो एक्सेप्शनल है। लेकिन कंटिन्यूअस महीने 2 महीने पॉसिबल नहीं है। स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, लेने के देने पड़ जाएंगे, फायदा नहीं है। तो 8 10 घंटे जो है तो हम भी समझ रहे हैं। तो जो एक आपका जो नजरिया है उसमें जो एक दृष्टिकोण भरता है, अध्ययन भरता है, खड़ा रहता है आपके लिए, वो आपका टीचर वगैरह जैसे हम लोग उसमें पाते हैं कि आपके माँ बाप सबसे ज़्यादा मददगार हैं आपके लिए। दूसरे दर्जे पे हम लोग मानते हैं अपने को। हालांकि हम बहुत प्रतिशत देने के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन तीसरा कोई है नहीं हमारे अलावा। वो तो हो नहीं सकता ना जो कहता है बड़ा कठिन है। वो तो हो नहीं सकता ना कि तुम देखो वो तो हो गया, तुम क्या करते रहते हो। वो नहीं हो सकता, वो होता ही नहीं है। और तीसरे आप स्वयं होते हैं, और चौथा कोई मिलता नहीं है। पहला आपके माँ बाप, दूसरे हम लोग, तीसरे आप, चौथा कोई है नहीं। चौथा वो लोग हैं जो आपको करने नहीं देता है। और खुश भी यही 3 लोग होते हैं। सबसे ज्यादा आपके माँ बाप, दूसरे नंबर पे हम लोग, तीसरे नंबर पे आप। क्योंकि आप खुश बहुत होते हैं, लेकिन हम लोग 2 कारण से खुश होते हैं। एक तो हमने पढ़ाया, आप सिलेक्ट हुए तो हमारी टीचिंग को वैल्यू मिली। लोग कहेंगे देखो ये, हम कहेंगे हमारा पढ़ाया लड़का वहाँ आईएएस है, यहाँ ये है वो है।
ऐसे बोलते रहते हैं, बोलते हैं। आप रोक ही नहीं, आपको क्या मालूम हम क्या क्या बोलते रहते हैं? हाँ, आपको आपको कैसे मालूम? आप तो गए नौकरी कर रहे हैं, हम बोलेंगे अपना। एक तो बोलने के लिए मिलता है। अच्छा बताइए, अगर आप ये कहें कि योगी साहब जो है हमारे मौसी का लड़का है, हाँ, आप जरा सोचिए, अगर कल्पना करिए संयोग से कोई, ऐसा तो होगा ही ना, ऐसा तो हो ही, वो जहां बताते होंगे, चाहे योगी जी से जब से घर छोड़े मिले ना हो, लेकिन वो आदमी कितना प्रफुल्लित महसूस करता होगा, और सामने वाले में कितनी बढ़िया इमेज जाती होगी कि बचपन में ही सही, कबड्डी ही सही, खेल कूद ही छोटा मोटा सही, एक साथ रहे होंगे ये बचपन में, जो इतना बड़ा विराट व्यक्ति है। क्यों? तो जो समझ है ना, तो हम जितना हम समझते हैं कि आपके सिलेक्शन से सब दूसरे नंबर पे, तो हम खुश हो ही रहे हैं। एक खुशी और है, उसी खुशी में हमारी कोचिंग को एज मिल जाती है। अगर मैं 21 साल से पढ़ा रहा हूं, तो 21वां साल ये बताता है कि मैंने 20 साल पूरा किया है। अगर हमने 1,500 आर्टिकल्स लिखे हैं, जो आर्टिकल आपके पास हैं ऐसे, बेटा ये तो मैं लेटेस्ट कुछ भेज दिया था महीने 2 महीने के, ऐसे करके हमने 1,500 आर्टिकल्स लिखे हैं। और जनसत्ता और दैनिक जागरण वगैरह में जाके देखेंगे, वो सब पिछले साल 2022, इस बार तो 23 का भी तो मेंस होना है, 2022 में सेकंड पेपर में से 20 क्वेश्चंस में से 9 क्वेश्चंस ऐसे थे जो हमारे लेख से 1 साल के अंदर से आप पढ़े होते तो वो 9 क्वेश्चन का जवाब कर सकते थे। क्योंकि आप इसमें अगर लेख उठा के देखेंगे, अब जैसे यही असफल हो चुकी है ग्लोबल गवर्नेंस की व्यवस्था, ये कोई राहुल गांधी, राजीव गांधी या कोई बीजेपी कांग्रेस में लिखा हुआ लेख नहीं है। ये हम कोई समाजवादी या कोई राहुल, लालू प्रसाद यादव या नीतीश कुमार पे लेख नहीं है। विकास का समावेशी ढांचा, आप इसमें देखेंगे तो किसी नेता का नाम नहीं मिलेगा आपको। पूर्ण साक्षरता के बगैर सुशासन स्वयं में अधूरा, है ना? 3 ही 4 लेख आपको तक पहुंचा होगा, है ना? हमने हाँ, हाँ कॉपी है वो, आप उसमें भेज, ऐसे बहुत कापियां हैं, सैकड़ों हैं, सैकड़ों की तादाद में, है ना? 1500 तो बताया, जो लेटेस्ट 1 साल में, अगर जनसत्ता में हर 15 दिन में 2 छपता है, तो साल भर में 26 लेख हो गए। और यही हर 15 दिन में तो 52 लेख तो यही हो गए। बाकी इतर अखबार भी हैं, जनसत्ता वगैरह के अलावा भी लिखते रहा, हर हफ्ते संडे संडे कॉलम ही लिखता हूँ, हर संडे कॉलम लिखता हूँ। जैसे इस संडे का कॉलम अभी क्या था वो, अभी मैं देख लेता हूँ, कोई अभी परसों जो छपा होगा, होगा इसमें। तो जो एटीट्यूड है हमारा, जो हमारा नजरिया है, वो सब तो इसमें झलकता है ना। अब विद्यार्थी, अब ये बताइए, अगर आप ये ग्लोबल गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस पढ़े ना, गवर्नेंस है ना सिलेबस में सेकंड पेपर में, अब आप अगर गवर्नेंस को ग्लोबल गवर्नेंस से कनेक्ट करना, तो इस लेख को पढ़ लीजिए, आप कनेक्ट कर देंगे। और ये हम नहीं कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद बोला है कि ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम विफल हो गया है। अब विफल क्यों हुआ है, हमने उसका रीजन दिया, उन्होंने तो एक कारण बताया, हमने 10 कारण बता दिए कि क्यों ग्लोबल गवर्नेंस। एक चीज ये बताइए, क्लाइमेट चेंज पर आप काम करेंगे और क्लाइमेट चेंज पर रजामंदी नहीं होगी, क्या मतलब है ग्लोबल गवर्नेंस का? अगर आप पृथ्वी बचाने की बात करेंगे और कार्बन उत्सर्जन होता रहेगा, तो कैसे ग्लोबल गवर्नेंस होगा? आप गलबहियां करते रहेंगे और एक देश दूसरे देश को खत्म करने में लगा रहेगा, तो ग्लोबल गवर्नेंस कैसे हो जाएगा? चाइना ताइवान को रगड़ना चाहता है, हाँ, पाकिस्तान किसके बूते पे काम करता है आप सब जानते हैं, यूक्रेन खत्म हो रहा है, जो रोज टूट रहा है वो, यूरोप बटा हुआ है, एक एक नाटो पसंद है, एक कम नाटो पसंद है, एक नहीं पसंद करता है। अमेरिका दूसरों की जमीन पर जब देखो लड़ता रहता है। आज तक देखिए अमेरिका की जमीन पर कोई युद्ध हुआ हो, ईरान हो, इराक हो, कोई भी मसला आप उठा के देख लीजिए, सब अमेरिका दूसरों की जमीन पे लड़ता है। और हम लोग द्विपक्षीय प्रॉब्लम्स में देख लीजिए, चाहे हिंद महासागर में चाइना की मोनोपोली हो, आसियान में हो, दक्षिण एशियाई देशों में है, या भारत और चाइना के बीच के विवाद हों, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि टुकड़े टुकड़े में देश लड़ रहे हैं? चाहे मनोवैज्ञानिक रूप से लड़ रहे हों, चाहे प्राकृतिक रूप से लड़ रहे हों, चाहे बमबारी करके लड़ रहे हों, चाहे आर्थिक लड़ाई लड़ रहे हों, चाहे विज्ञान तकनीक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाइयों का तो वेरिएशन हो गया ना। तो दुनिया तो विश्व युद्ध में है। अब 75 जैसे 45 जैसा विश्व युद्ध नहीं है आपके पास, पर विश्व युद्ध चल रहा है। घर में देखिए, लोग खाना भी देते हैं, खाना खा भी लेते हैं, और 2 दिन से बात नहीं हो रही है, तो शीत युद्ध तो है।
लेकिन चूंकि जरूरी चीजें अब आप देख लीजिए, जिससे हम झगड़ा करते हैं उसी से हम तेल लेते रहते हैं। हाँ, क्या यूरोप के सारे व्यापार रसिया से बंद हो गए क्या? नहीं, नहीं और वही यूरोप के लोग रसिया के खिलाफ हैं और रसिया से बाजार भी कर रहे हैं। बाजार ये कैसे होगा? अस्पताल कैसे चलेंगे? जीवन कैसे चलेंगे? ये कोई छोटा मोटा कहानी नहीं है ना कि चलो भाई हम ये नहीं खाएंगे। ये तो देश की बात है ना। अभी देखिए, काला सागर से या फलाना सागर से ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, सरसों का तेल का रेट बढ़ गया, कहीं ये हो गया, कहीं वो हो गया। आप 65% एनर्जी में तो ईरान उरान पर निर्भर रहते हैं, 83% क्रूड ऑयल आपका बाहर से आता है। कहाँ कैसे करेंगे? आप किसी से झगड़ा करके देखिए, सऊदी अरब से सबसे ज्यादा तेल ले रहे हैं, झगड़ा करके देखिए। भाई पाकिस्तान से हम कुछ लेते नहीं, लड़ते रहते हैं। और चलो हम कुछ लेते भी मध्य एशिया के बाजार में, अगर पाकिस्तान अच्छा मित्र होता तो घुसने का रास्ता होता, हम काहे इतना पैसा बर्बाद करते तालिबानियों के बीच वहां पर अफगानिस्तान में? $3 अरब लगा दिया और बाद में तालिबान का कब्जा हो गया। अब मध्य एशिया का बाजार हमको मिला नहीं, और वहां से रसद सामग्री के तौर पे क्या रहे, नशा और उड़ता पंजाब तैयार हो रहा है। तो जो कंसेप्चुअल हमारा विजनरी अप्रोच है पढ़ाई लिखाई का, वह जो भाषा है, वो सिविल सर्विसेज आपको खड़ा करता है, प्रश्न वही खड़ा करता है। और इसका देखिए जवाब थोड़ा आड़ा टेढ़ा जाकर के हमको देना होता है। तो सिविल सर्विसेज में जो मैंने बताया कि अगर या पीसीएस में सफलता आपको मिलती है तो मजा है। आसपास मिलती है तो जैसे कभी कूलर की, कभी एसी की, कभी बाहर की हवा होती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन असल एहसास आपकी स्वयं की सफलता में है। मैं कहीं भी जाता हूं तो यह बात एक आध लाइन बोलना नहीं भूलता कि आप मेरी बात को चाहे जैसे लें, कम सुने, ज्यादा सुने, मझोले किस्म का सुन लें, लेकिन कोई भी बात जो मैं बात आपको कह रहा हूं, एक भी बात जब यहां खड़ा होता हूं, अलबत्ता आप कोचिंग आते हैं, एडमिशन करते हैं, फीस देते हैं, वकील के यहाँ कोई जाता है तो उसके केस लड़ने का फीस है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो इलाज का फीस होता है, ऐसे पढ़ाने का फीस होता है। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि जब मैंने आपसे, हमारे आपके बीच एक अनुबंध है कि आप ये फीस दे रहे हैं और ये टाइमिंग आके पढ़िए और सीखिए। हम क्लास में खराब पढ़ाएं तो भी हम समय देते हैं, क्लास में अच्छा पढ़ाएं तब भी हम समय देते हैं। एक परिस्थिति ऐसा बताइए कि हम खराब पढ़ा के अपना समय बचा सकें। अगर इस क्लास में हम बहुत खराब पढ़ा दें, क्यों पढ़ाएं यदि हमारा समय नहीं बच रहा है तो? या तो बात विचार में दम नहीं है, या तो हमको जानकारी नहीं है, या तो हमारा समझ का स्तर नहीं है। तब तो एक बार समझ में आता है कि समय भी बर्बाद किया और पढ़ाई भी। लेकिन अगर पढ़ाई हम खराब करके समय बच ही नहीं रहा है, और समय हम लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट, 50 साल की एज में क्या चाहिए हमको, हमारा क्या खो रहा है? अरे यार हमारा समय ही तो जा रहा है चेला। और जो तुम लोग 32 बरस तक का आईएएस का एज है, जो 22 की उम्र में है, कल अगले साल क्या हो जाएंगे? 24 में, 21 के। हाँ, नहीं 22 वाले 21 के, उल्टा हो रहा है उनके साथ, उनका भी समय ही जा रहा है। आप जरा सोचो कि अगर आप नेक्स्ट सेशन जो लोग एलिजिबल हैं, मान लो सिलेक्शन ले लिए, तो जानते हो क्या क्या बचत कर लेते हो? आगे के फ्रस्ट्रेशन रोक लेते हो, आगे के घर में आर्थिकी की जो कमजोरी है उसको बढ़ने नहीं देते हो, अपने करियर में जो एक बिल्ट एस्पेक्ट पर्सनालिटी का है वो ग्रो स्टेप लेने लगता है। आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो आपका एटीट्यूड है, आपके अंदर जो और भी इथिकल जो ग्राउंड हैं, जो कल्पना किए होंगे कि आईएएस बीएसएस बनेंगे तो ये करेंगे, वो उभरने लगते हैं। सचिन तेंदुलकर 16 साल, 16.5 साल में क्रिकेट खेले, तो उनकी क्रिकेट खेलने की 27 साल एज। अब कोई 30 में खेले, 27 जोड़िए 57 साल का हो जाए, क्रिकेट खेलने लायक ही नहीं रहेगा। 16 साल वाला 40 साल तक भी अगर क्रिकेट खेलेगा, तो आप जरा सोचिए 23 24 24 जो भी एज हो रही होगी, इतना क्रिकेट खेल रहे हैं ना वो 24 25 साल, तो शतक किसके पास आएगा ज्यादा? अच्छा बेटा, अगर मैं 10 15 साल 20 साल से लिख रहा हूं तभी तो 1,500 आर्टिकल हुए होंगे। रोम इज नॉट बिल्ट इन ए डे। और आप आज सुने तउआ कर बोले तेरी ऐसी की तैसी, सुशील सर आए थे 1,500 आर्टिकल बता के गए, कल का सूरज निकलने से पहले, कल का सूरज निकलने से पहले 1,500 एक आर्टिकल मेरा नहीं लिखा तो मेरा नाम नहीं, क्योंकि वही राष्ट्रपति का चुनाव वाला 50+,
1, 1500 प्लस 1। और जाकर आकार आईएएस में उदय सर को दिखाऊंगा कि ये देखो जो सर आए थे, ये 1501, ये देखो। अच्छा, अब क्या लिखेंगे आप? हाँ, बेटा रात भर में 1500 आर्टिकल छोड़ो, 1500 हेडलाइन तो खोज लो। हाँ? कि लिखोगे क्या? क्या रहता है 3 घंटे में? यूपीएससी की पेपरवा में बेटा मेंस में 3 घंटे में क्या रहता है? 20 सवाल, 20 ही हेडलाइन तो है टाइम। तो ये छछंद ना कीजिएगा कि आप 1501 आज रात भर में लिख करके जाकर उनके मुंह पे मार के आएंगे। हम कह रहे हैं कि मेरे भाई यूपीएससी के मुंह पे मारो 1500 नहीं, 20 शब्दों का जवाब। और जवाब बनते हैं 5 चीजों से, बस। 5 तत्व से क्या बना है? हाँ? अच्छा, शरीर 5 तत्व से बना है और यूपीएससी 50 तत्व से बनाएंगे? हाँ? ये तो ईश्वर ने इतनी इतनी कम जगह दी कि भाई 5 तत्व समझ लो, शरीर समझ जाओगे। और लोग कहते हैं इंद्रियों पर नियंत्रण रखो। तो इंद्रियां कितना नियंत्रण रखने के लिए बोला? 1 आध लाख। हाँ? भाई कौन कौन सी इंद्रियां हैं जिस पे नियंत्रण? 1 आध लाख बनी है क्या? वो भी उंगलियों पे, इंद्रियां भी उंगलियों पे, तत्व भी। तो भैया जरा सोचो कि जो नेचुरल कट है, जिसमें हमारे निर्माण में ही तत्वों की इतनी कमी है। आप जरा कल्पना करो कि हम यूपीएससी में 50 तत्व काहे भिड़ाएं भाई? 5 तत्व। ब्रह्मांड 4 फोर्सेस से बना है, एक वहां कम है। 4 फोर्सेस से ये ब्रह्मांड टिका हुआ है। और सबसे स्ट्रांग फोर्स भी, वीक भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वगैरह, ये सब फोर्स ही तो। 4 फोर्स पे पूरा यूनिवर्स टिका है। यूनिवर्स भी इतनी जास्ती नहीं किया कि ईश्वर का बनाया 4, बोले हम 5 4 ही पे रहेंगे। दुनिया जहान आपने देखा, सूरज रोज सवेरे एक ही देखते हैं। मतलब इतने बड़े यूनिवर्स से 10-15 सूरज हमने निकलते हुए नहीं देखा। संख्या जरा समझो भाई। एक रात को चांद दिखता है और अनंत तारे दिखते हैं। जानते हो सूरज कौन है? आईएएस। और तारे? पटवारी, रेलवे, सिपाही, उन नौकरियां हैं। और आईएएस नौकरी है। तो आप आकार आईएएस में आए हैं अपना प्रकार बदलने, साइज बदलने। और वो साइज बदलेगा 5 चीजों से। वो 5 चीज क्या है? सुबह गुड मॉर्निंग। उसके बाद अभी जब हम आए थे तो आपने क्या बोला था? उसके बाद 12 बजे गुड नून। और उसके बाद, और सांझवा की गुड इवनिंग। अरतिया को 5। गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। यहां पर भी भगवान ने कोई कोताही नहीं बरती है। भाई नमस्कार भी तुम कितने प्रकार से कर सकते हो यार? 5 प्रकार से। अभी मैं यहाँ गुड मॉर्निंग, जाते समय गुड आफ्टरनून सर, आफ्टरनून। और रात को 9 बजे जा गुड नाइट सर। ठीक है? 5। उंगली कितनी? एक आध खो हैं। एक आध हैं जो ईश्वर के विरुद्ध चल रहे हैं। जो ईश्वर के विरुद्ध चल, उनको छोड़ दे बेटा, अपवाद मत उदाहरण बनाया करो। कितने राष्ट्रपति कुंवारे थे? बताइए। कितने राष्ट्रपति थे जो शादीशुदा नहीं थे? और कितने प्रधानमंत्री थे जो शादीशुदा नहीं थे? मोदी जी को मत गिनना, वो छोड़े हुए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी साहब और कलाम साहब, ये शादीशुदा नहीं थे ना? तो इनको क्या बोलेंगे आप? अपवाद। अपवाद हुए ना? तो अपवाद भी कुछ साथ है, तो उसको उदाहरण ना बनाइए। आप फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं कि नहीं? संविधान पढ़ते हैं ना? हम लोग बोलते नहीं अपवाद है? हाँ, अपवाद बोलते हैं ना बीच बीच में पढ़ाते समय। एक्सेप्शनल।
परीक्षा में 5 मूल बात है जिसको हम कोर इशू कह सकते हैं। ठीक, कोर इशू पे पाठ्यक्रम के कोर इशू देखो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस टेक, ये 5 कोर इशू हैं। यहां भी 5 हैं, 5 ही कोर इशू हैं। बाकी करंट अफेयर, करंट अफेयर्स अफेयर करना ही पड़ता है, उसमें खेल कूद पुरस्कार ये वो तमाम चीजें हैं। अब कोई पॉलिटी में भी करंट अफेयर हो सकता है, हिस्ट्री का भी हो सकता है, बट वो एक करंट अफेयर एक्सेप्शनल। आप सिविल में 2 साल पहले जाके देखिए, करंट का एक भी सवाल नहीं पूछा। कोर सब्जेक्ट में जाके देखिए, आप इसी बार का देख लीजिए, ज्योग्राफी और इकोलॉजी एनवायरनमेंट से बताइए कितना सवाल था, अगर किसी ने सिविल दिया हो। 40+ थे, और मेरिट कितनी गई? 45 भी नहीं गई। एक सब्जेक्ट ठीक से आता है तब भी। ये कोर सब्जेक्ट आपके दादा दादी की तरह हैं, आपके नाना नानी की तरह, आपके माँ बाप की तरह हैं। बाकी जितने ये अवार्ड वो अवार्ड ना, ये राह पर छोले भटूरे वाले की तरह हैं, ये गोलगप्पे वाले की तरह हैं, खड़ा है कल नहीं खड़ा है। गए यार, चलो वहां एक खूब गोलगप्पे वाला लगाता है ठेली, अरे यार आज तो आया ही नहीं है। लेकिन अपने नानी के यहाँ जाएंगे ना, तो नानी जरूर मिलेगी, मामी ना मिले चलेगा, नानी जरूर मिलेगी, नाना जरूर मिले। घर पे आप जाइए, दादा दादी जरूर मिले, पापा आपको हो सकता ना मिले। ये गारंटी बता रहे हैं। इतिहास गारंटी है, पॉलिटी गारंटी है, ज्योग्राफी गारंटी है, साइंस टेक में बायोलॉजिकल ये सब क्वेश्चन गारंटी हैं, और इकोनॉमिक में ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स गारंटी है। जीडीपी हो, सीआरआर हो, एसएलआर हो, महंगाई क्यों बढ़ी, ये क्यों हुआ, ये सब कहीं ना कहीं छुआछूत की बीमारी नहीं है, हमारे पास आते हैं। ये छुछुंदर की तरह नहीं है। ये कोर पे दीजिए जोर। ये 5 का मैंने फार्मूला और भी मैं खोज के बता सकता हूं आपको, और भी हैं, बट आप समझ गए हैं कि हमें महत्वपूर्ण बातें क्या करनी हैं। यूपीएससी टिका है 5 चीजों पे, ठीक है। 5 चीजें कैसे हुई? सबसे पहला, आपके पाठ्यक्रम की समझ। देखो बच्चा, इमोशनल इंटेलिजेंसी जो एथिक्स में जब पढ़ोगे, तो उसमें इमोशनल इंटेलिजेंसी पहले कोई किताब ही नहीं थी। कौन लिखेगा यार किताब? 1995 से तो ये सब चीजें आई हैं, 27-28 साल पुरानी। गोल्डमैन की किताब पढ़िए, 95 में किताब आई। हम जैसे आपको कोई चीज समझा रहे हैं ना, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपकी नजरों में हम कैसे आदमी हुए? बेकार आदमी, वाहियात आदमी, गया गुजरा आदमी। हाँ, जो भी मतलब लांछन लगा सकता आदमी श्रेष्ठ शब्दों में, ऐसे नहीं कि आदि पुरुष की तरफ फालतू डायलॉग बना दीजिए। जो भी सभ्य भाषा में आप कहेंगे, अरे यार आए पता नहीं क्या बड़ी बड़ी बात झोंक के चले गए, समझ में तो आया नहीं हमको, और हम निकलें और यही बात हम उलट बोलें। आर्गुमेंट का देखो बेटा, आर्गुमेंट, यूपीएससी 20 आर्गुमेंट खड़ा करता है हर पेपर में। ये उसके हिस्से की दलील है। गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ एक जैसी दलील नहीं रखी। असहयोग आंदोलन अलग तरीके की दलील थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन अलग तरीके की दलील थी। दलीलों में फर्क है। 20 क्वेश्चन 20 दलील है। जो आपको जलील करता है, यह उकसाता है कि आप, जैसे हम आपसे सवाल कर रहे हैं, वैसी फ्लेक्सिबिलिटी, वैसी रिजिडिटी, वैसी कमिटमेंट, वैसी कंसिस्टेंसी, वैसी इफेक्टिवनेस को लेकर प्रेजेंटेशन को करेक्ट करो। यूथ कैप्चर, मैं पीछे से पकड़ने के लिए तैयार, तुम आगे से लिखो, मैं पीछे से खींचता हूं इधर कमीशन के अंदर। उसने क्वेश्चन खड़ा किया, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया। आप यूपीएससी के कई सवाल आप पढ़िए, आपको समझ में नहीं आते हैं। क्वेश्चन खड़ा किया, क्वेश्चन अरे जब क्वेश्चन नहीं समझ में आता लिखोगे क्या यार?
क्वेश्चन समझ में नहीं आया और आपने जो भी समझ में आया होगा आधा तिरछा दाएं बाएं अपना लिखा पढ़ा, तो उसमें क्या नंबर मिलेगा? वो सिलेक्शन नहीं होता है तो पता ही है कि नंबर नहीं मिला। पाठ्यक्रम की समझ आपके अंदर की इंटेलिजेंसी को, जो फर्स्ट ग्राउंड पे ही बात कर रहा हूं मैं, पाठ्यक्रम की समझ आपके इंटेलिजेंसी में, जैसे मैं कोई चीज बता रहा हूं और आपने नहीं समझा, चलो मान लिया, वैसे तो ऐसी कोई बात हो नहीं रही है, इतने भी नहीं हो रही है कि ना समझें, आप नहीं समझे फिर भी, तो उसके दो ही कारण थे। पहला, आपकी समझने की चेष्टा में कमी थी। दिमाग में कमी नहीं बोल रहा हूं मैं, दिमाग रहता, हम प्रयोग नहीं करते, इच्छा नहीं है हमारी, चेष्टा में कमी थी। दूसरा, हमारे बताने में गूढ़ता थी, हमने गूढ़ तरीके से बता दिया, कठिन तरीके से बता दिया, इसलिए समझ में नहीं आया, या आपको समझने की चेष्टा में कमी थी। हमने अभी आते ही बोला कि मैं 21 वर्ष से पढ़ा रहा हूं। अब इस डाउट को खत्म कर देना जरूरी समझा कि 21 वर्ष से पढ़ाने का मतलब है कि मैंने गूढ़ता को खत्म किया होगा। 2-4 साल यार कठिन पढ़ाए होंगे, 2002 में कठिन पढ़ा दिए होंगे, 2004 में, 5 में, 6-7 आते आते तो हम भी ठीक ही हो गए होंगे। तो मेरी गूढ़ता नहीं है मेरे अंदर, लेकिन आपकी चेष्टा में कमी इसलिए हो सकती है, गर्मी लग रही है, भूख लगी है, सवेरे से क्लास ले रहे हैं, क्या पता आपको कहीं जाना था, जबरदस्ती बैठा लिया गया है, आपने कहा कि कुछ भी हो जाए हम आईएएस बिना किसी की बात सुने बनेंगे, ये सुनाने आए इसलिए हम रहेंगे लेकिन सुनेंगे नहीं। एथिक्स में बच्चा एक लाइन है, बात कहां जाके सुन रहे हैं उतनी समझदारी लेके भी जाना चाहिए। अगर विज्ञान कांग्रेस में जा रहे हैं और इसरो के साइंटिस्ट हैं तो आप समझ लेके जा रहे हैं। आप हाउस ऑफ कॉमन्स में स्पीच देने जा रहे हैं और वहां ब्रिटिश पार्लियामेंटियन बैठे हैं, तो ब्रिटिश पार्लियामेंटियन इतनी समझ लेके आए हैं कि यहां क्या बातें होंगी। मोदी साहब जब बाहर जाते हैं, हालांकि मैं उनका बहुत पक्षधर नहीं, इन बातों से मत समझना कि मैं मोदी जी का बड़ा मुरीद हूं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री हैं तो बिना बात किए तो अधूरी रह जाती है। जहां जाते हैं देखे होंगे इंडियंस जो हैं उन पे मुरीद होते हैं। जानते हैं क्यों? जानते हैं क्यों? क्योंकि मोदी साहब जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, जिस तरीके से सरल ढंग से पहुंचते हैं लोगों के पास, आपको लगता है कि मोदी जी के अलावा उस देश में 10 साल से वो तरस गए होंगे उस भाषा को सुनने के लिए। मैं अपने गांव से मुंबई चला जाऊं और मुंबई में जितना मुंबईया भाषा है उसी के इर्द गिर्द हमारी जिंदगी कटे, और फिर अपने मैं गांव 10 साल के लिए आ जाऊं, तो जो हमको स्वाद हमारे भाषा का है, हम उनके बीच में, उनके कपड़े लत्तों के बीच, उनके रख रखाव के बीच, उनके कमजोर भोजन के बीच कैसे रस जाते, कैसे उनके साथ हो लेते हैं, क्योंकि हम उसको मिस करते हैं। जितने इंडियंस बाहर रहते हैं वो हिंदी को मिस करते हैं, अपनी मां को मिस करते हैं, और मोदी साहब उसकी कमी पूरी कर देते हैं। इसीलिए ट्रेन पे लद लद के, ट्रक पे लद लद के उनकी बात सुनने आते हैं। टीवी में भी सुन सकते हैं, ये लेक्चर आप वीडियो में भी देख सकते हैं, लेकिन जो आमने सामने की ललक होती है और उसमें जो तपिश होती है और जो कन्वर्सेशन के बीच जो एनर्जी जाती है वो उसमें नहीं है। आप ऐसे तो बहुत सारे यूट्यूब में सुनते ही होंगे,
अगर यूट्यूब या सुनना मात्र ही समाधान है तो मुझे नहीं लगता कि आपको किराया भाड़ा खर्च करके यहाँ आने की कोई ज़रूरत है। ये बात तो मैं इलाहाबाद, बंबई, दिल्ली कहीं से भी बैठ के मोबाइल पे बोलता रहूँ, आप सुनते रहिए। लेकिन क्या ये एकाग्रता आप प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। क्या कारण है कि कमीशन आज भी आपको ऑनलाइन पेपर नहीं कराता? एक सेंटर अलॉट करता है, 40-50 पृष्ठ का आपको प्रीलिम्स का पेपर देता है, आंसर शीट देता है, बाकी सीयूईटी ले रहे लीजिए, कुछ भी एग्जाम लीजिए, किसी कंप्यूटर सेंटर वहां आप ऑनलाइन कीजिए एग्जाम, क्यों नहीं करा लेता वो? सिविल सर्विसेज कोई परीक्षा नहीं है। सिविल सर्विसेज एक केवल परीक्षा नहीं है, सिविल सर्विसेज एक नजाकत है, आपकी प्रकृति को समीप से पहचानने की परीक्षा है। आपको पूरा अवसर देती है, टेबल चेयर है, किताब कॉपी के उसी पुराने पैटर्न पे ले जाकर के देखती है। क्यों, क्या करता है सिविल सर्वेंट? लॉ एंड ऑर्डर पहले से देखा जा रहा है, पानी बांटने का काम पहले से ही चल रहा है, सड़क हमेशा बनती रही है, रेल हमेशा दौड़ती रही है। एक काम ऐसा बताइए जो आप हो के करेंगे और पहले नहीं हुआ था। एक काम ऐसा बताइए। सारे काम वही हैं। चूल्हे की रोटी और जो गैस की तवे पे बनी हुई रोटी का जो फर्क है, वही ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास का फर्क है। यहां हम जब आपके मुरझाए चेहरे देखते हैं तो हम क्वारीज कर लेते हैं, क्या बात है बेटा, काहे लटकाया है मुंह? नहीं, कोई लटकाया नहीं है, ऐसे पूछ रहा हूं। आप कुछ बोलते हैं, आपको अवसर देते हैं कि 50 लोगों के, 60 लोगों के, 100 लोगों के बीच बोलिए, पर्सनालिटी का बूस्टअप है। और मैं मुख्य परीक्षा में जाइए, उसका दिमाग खराब है। 10 से 12 लोग प्रीलिम्स का फॉर्म भरते हैं और 5 से 6 लोग ही प्रीलिम्स में बैठते हैं। 5 से 6 लाख कॉपियां बर्बाद होती हैं हर साल। 13-14 हजार लोग प्रीलिम्स में, मेंस में क्वालिफाई करते हैं। जाके देखिए, प्रीलिम्स पेपर छपता है मेंस का, और बाकायदा उसको पढ़ करके नंबर दिए जाते हैं। आपके बीए एमए की तरह है सिविल सर्विसेज, कोई फर्क नहीं है। इसलिए पहले क्या समझना है? पाठ्यक्रम। दूसरा क्या समझना है? कमीशन, डिमांड। पाठ्यक्रम केवल डिमांड नहीं है, पाठ्यक्रम एक सिग्नल है कि रायबरेली इधर है। जाते समय लिखा नहीं रहता फैजाबाद इधर है, तो फैजाबाद इधर है तो वहीं गाड़ी खड़ी कर कहें लाओ यही है फैजाबाद। 150 किलोमीटर दूर है फैजाबाद, और 150 किलोमीटर में कितने ब्रेकर्स आएंगे, कितने मोड़ आएंगे, कितने अलग से पुल आएंगे, कितने डिवाइडर आएंगे। ये सिविल सर्विसेज का सिलेबस सिर्फ एक सिग्नल है। आप इतिहास का बताइए क्या लिखा है, राज्य व्यवस्था में क्या लिखा है? गवर्नेंस 2.5 लाइन में सिलेबस खत्म हो जाता है। आईआर में क्या लिखा है? आप 8 से 8 पेज ठीक से 12 या 14 फॉन्ट में टाइप कर दीजिए तो 8 से 9 पेज में आपका सिविल सर्विसेज सिलेबस खत्म हो जाता है। ये सिग्नल है, इसी के सहारे चलना है। डिजास्टर मैनेजमेंट लिख के छोड़ दिया, इकोलॉजी एनवायरनमेंट लिख के छोड़ दिया, इंटरनल सिक्योरिटी लिख के छोड़ दिया। केवल एक शब्द ही तो इंटरनल सिक्योरिटी। एथिक्स, इंटीग्रिटी, एटीट्यूड लिख करके छोड़ दिया एप्टीट्यूड। सोशल जस्टिस थोड़ा सा डिफाइन कर दिया, हल्का सा। गवर्नेंस थोड़ा सा डिफाइन कर दिया। पॉलिटी आप ठीक से पढ़िए, पॉलिटी का सिलेबस पूरा संविधान तक नहीं लिखा है जो हेडिंग होती है। वो सिग्नल है बेटा। तो कमीशन के मिजाज को समझो। कमीशन कहां समझाता है? प्रश्न में। पहले पाठ्यक्रम, दूसरा प्रश्न। 2 बिंदु हो गए। तीसरे तथ्य और कंसेप्ट, फैक्ट एंड कंसेप्ट। फैक्ट और कंसेप्ट, पाठ्यक्रम और प्रश्न के बीच में
उलझाव किस बात का है, दिक्कत किस बात का है? फैक्ट और कंसेप्ट का। वो जाएंगे कोचिंग में, बुक में, तब मिलेगा। प्रश्न दुकान पे, पाठ्यक्रम दुकान पे, नहीं हमसे भी ले सकते हैं, हम लोग का भी रहता है दुकान पे। और फैक्ट और कंसेप्ट दुकान किताब पे समझ, क्योंकि वो बुक तक नहीं रखना है, वह अपने दिमाग तक लाना है। तीन बातें हो गई कि नहीं? पाठ्यक्रम हो गया, कमीशन का डिमांड और सप्लाई जो प्रश्न हो गया, और तीसरा हो गया कंसेप्ट, फैक्ट एंड कंसेप्ट। चौथा क्या हो गया? चौथा हो गया प्रेजेंटेशन। क्या करेंगे उसको पढ़ के? जय नारायण पांडे और उसका डीडी बसु हो, अब तो हम लोगों का टाइम का था, मान लो लक्ष्मीकांत, कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, क्या करेंगे पढ़ के? अरे यार, एक आदमी के अगर दो बेटे हैं ना, तो बाप मकान बनाते समय ये ध्यान रखता है यार, अगर कभी ये दोनों एक नहीं रहेंगे तो बड़कवा अपना ऊपर रह लेगा, कोई नीचे, ये बना देते हैं दो मंजिला। वो आदमी भी दिमाग में तीन को रख के दिमाग घर नहीं बनाता। उसके पास अगर दो बेटे हैं तो वो दो को ही दिमाग में रख के बनाता। आप दिमाग में कोई चीज तो बनाओगे ना, कोई खाका तो बनाओगे ना। और उसको क्यों बना? अच्छा, आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा हो, बाई दफे हो सक अपवाद हो सकता है, जो शादीशुदा ना हो और ठाठ से महल बना के रहता हो? एक आध आदमी का नाम हो तो हमको भी बताना। उसकी शादी ना हुई हो, 50 साल का आदमी हो, और अपना घर बना के रोज नल से पानी निकालता हो, रोज ऐसे घूमता हो। ऐसे देखे हैं किसी को? मुझे नहीं लगता कि आप देखे होंगे। घर किसके लिए बनाएगा? वो क्या है? वो तो आवारा हैं। मतलब आगे क्या है उनके, आगे पीछे? मैं बड़े बड़ों का नाम नहीं ले रहा हूं, उन लोगों के पास भी अपना घर नहीं है। वो तो बड़े हैं इसलिए मिल गया। रहेंगे घर में, किराए में रह लो कहीं, अपना घर की हम लैंड खरीद रहे हैं, कहें यार मुझे कोई 200 गज का जमीन दिलाओ लखनऊ में, क्या घर बनाना? कितने लोग हैं? नहीं नहीं नहीं, हम अकेले हैं। उस सामने वाला भी कहेगा, वो भी कहेगा भाई साहब आपको क्या जरूरत है? और यहां जितने लोग हो बेटा, अभी कम एज है आप लोगों की, इतना अच्छा सवाल नहीं बन पाएगा यहाँ का, लेकिन मान लो आप लोग 5-5 साल बड़े हो उम्र में अभी से, और मैं कहूं कि यार तैयारी वारी तो खैर हो जाएगी, प्लॉट व्लॉट लिए कहीं पे, कहीं प्लॉट ले लो, घर और बना लो, तैयारी नौकरी शादी सब हो जाएगी, घर भी होना चाहिए। एक भी विद्यार्थी है जो इस बात से सहमत होगा कि ये होना चाहिए? उल्टा विकास, उल्टा विकास। पहले नौकरी फिर शादी तब मकान, ही बता रहे हैं, पहले मकान। उल्टा विकास। ये ट्रेडिशन नहीं, और ट्रेडिशन नहीं है, और आप अगर छलांग लगाएंगे तो गड़बड़ हो गया कि नहीं? तो आप पढ़ेंगे किससे? ऑनलाइन। सुनेंगे क्या? यूट्यूब या फेसबुक या। और परीक्षा में क्या पूछ रहा है? एक कॉपी देता है 40-50 पेज की, और देता है पेपर। ये परीक्षा सन 40 में, सन 60 में, सन 70 में कैसे होती थी? 79 में पहली बार प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू हुआ। 79 में जो लोग इस परीक्षा को टॉप किए होंगे वो किस पे लिखे? और आज 2023 पे आप किस पे लिखने जा रहे हैं? लेकिन आपने ढंग क्या बदल लिया? आपने उल्टा कर दिया सिस्टम को। आपने पाठ्यक्रम नहीं समझा, आपने प्रश्न नहीं समझा, आपने फैक्ट और कंसेप्ट नहीं समझा, आपने प्रेजेंटेशन नहीं दिया, और कमीशन कहते हैं इवैल्यूएशन में आपको आईएएस बनाए। इम्पॉसिबल। और लास्ट में क्या हुआ? इवैल्यूएशन। सिलेबस आपने ठीक से समझा है, प्रश्न ठीक से समझ में आएगा। बागों में बहार है तो फूलों में, रेगिस्तान में फूल देखे हैं? बागों में गाना नहीं सुने हैं? बागों में बहार है तो फूलों में क्या होता है? निखार यार। बागों में बहार है तो फूलों में निखार है। तब वो हीरो क्या कहता है? मुझसे तुमसे। आपने ये गाना रेगिस्तान में फिल्माओ, क्रम है ना, उस पे मत जाओ यार मैं बोल क्या रहा हूं, इस पे जाओ कि हम समझा क्या रहे हैं।
कंसेप्ट क्लियर करो। क्रम क्या है? क्रम है पहले ये बाद में वो। पहले पाठक्रम, फिर प्रश्न, फिर फैक्ट एंड कंसेप्ट, फिर प्रेजेंटेशन, तब इवैल्यूएशन। तुम लोग क्या करते? पढ़ लिख लिए, कॉपी में गए लिखे, करो इवैल्यूएशन। फैक्ट कहां है? कंसेप्ट कहां है? प्रेजेंटेशन कहां है? सिलेबस भी नहीं पता। बोले जय श्री राम। 5 पाठक्रम, प्रश्न, फैक्ट एंड कंसेप्ट, प्रेजेंटेशन और इवैल्यूएशन, जिसको हम कह सकते हैं पाठक्रम तो बोल ही रहे हैं हिंदी में, प्रश्न बोल ही रहे हैं, अवधारणा और तथ्य, प्रस्तुति, अंततः मूल्यांकन। ताकि जब कमीशन देखेगा कि हमारे प्रश्न को ये जानता है, पाठक्रम को समझता है, और जो हम एरो दिखाए थे 150 किलोमीटर की यात्रा किया है कंसेप्ट एंड फैक्ट के माध्यम से, प्रस्तुत किया, डिवाइडर को पहचाना, यहां से घुमा, इधर गया, वन वे पे गया, हाईवे पे गया, आया है इवैल्यूएशन में कलेक्टर। आपने सुना का यूट्यूब में बिना पाठक्रम समझे पढ़ा क्या रहे हैं? ये क्या पढ़ा रहे हैं समझे में नहीं आया। क्यों पढ़ा रहे हैं? इतना उचक उचक के काहे पढ़ा रहे हैं? हाँ, इतना गिर पड़ के काहे पढ़ा रहे हैं? आपने कभी मेंस एग्जाम में देखे डांस कर करके लिखते हुए किसी को? तो इन 5 चीजों पे कंपटीशन टिका है, और कोर सब्जेक्ट भी 5 हैं, लेकिन सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट्स भी साथ में इसी कोर के पूरक हैं। अंक बच्चा चाहे आधे से रुकता हो, चाहे 1/4 से। ये कड़वा सच है कि एक बाहर होता है और एक अंदर होता है। इसलिए ध्यान रखना कि आधे से रुके तो भी पूरा रुकेगा, और आधे से नहीं रुका तब भी तुम पूरे हो। तो तुम पूरे की तलाश में रहो और अपनी निजी सफलता, स्वार्थ से भरी सफलता की तरफ चलो। तुम सुखी तब जीवन सुखी होगा, तब दुनिया सुखी होगी। अदरवाइज दूसरों में मसीहा मत खोजो। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी तरफ देखते हैं, अड़ोस पड़ोस के रिजल्ट उनको मतलब नहीं है। पड़ोस का कार से चले, बंगले से चले, उसके घर में ट्यूबवेल लगा हो, पंप चलता हो, सब कुछ होता हो, उससे उनको मतलब ही नहीं है। अगर अड़ोस पड़ोस में 10-5 उधार भी लेंगे तो उसको समय आने पर नगद देना पड़ेगा। आप अपनी जमा पूंजी को कैसे खर्च करते हैं, अपने करियर को कैसे आगे बढ़ाते हैं, अपने सफलता को कैसे पिरोते हैं, वही आपकी जिंदगी में काम आएगा। बाकी चीजें सब आइडियल हैं। जैसे हम लोग, राम हो, कृष्ण हो, अलग अलग युग के भगवान थे, उन्होंने उस युग का एक आदर्श रखा। लेकिन हम उसी आदर्श को प्राप्त करना चाहें तो हमें उस युग को भी लाना होगा। आज असहयोग आंदोलन नहीं हो सकता है, क्योंकि असहयोग आंदोलन औपनिवेशिक सत्ता के युग में हो सकता है। आज हम सरकारों के खिलाफ आवाज तो उठा सकते हैं, लेकिन सरकारों को कहें कि हम सरकार ही चली जाए, यहां से देश छोड़ दे। क्योंकि देश छोड़वाना है किसी को तो दूसरे देश के लोग जो थे उनको, और वो औपनिवेशिक सत्ता के दिनों में थे। भारत छोड़ो आंदोलन हुए थे कि नहीं? तो भारत कौन छोड़ेगा? भारतीय थोड़ी छोड़ेंगे। जो आकर के यहाँ हुकूमत करते हैं, सत्ता स्थापित करते हैं, वो छोड़ेंगे। ये नरेटिव है, सिविल सर्विसेज का एक नरेटिव है कि उसके पाठ्यक्रम को पहले, पाठ्यक्रम ही पहला कंपटीशन है। और एक चीज चेला समझ लेना, ये परीक्षा 3 स्तर की नहीं है, 4 स्तरीय है। इसका सबसे स्ट्रांग फोर्स जो है ना, मेंस है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स प्रीलिम्स है, और सबसे वीक फोर्स जो है इंटरव्यू है। और एक फोर्स और ऐसा है जिसको आप जानते नहीं हैं, वो चौथा है, पहला। जिसके पास पेशेंस नहीं है
वो प्रीलिम्स से पहले ही उसका प्रीलिम्स गड़बड़ा जाता है। यानी वो प्रीलिम्स पेशेंस भी एक प्रीलिम्स है। दो प्रीलिम्स होते हैं, एक वो प्रीलिम्स जो पेशेंस है, एक वो प्रीलिम्स जो 28 मई को इस साल हुआ था। और फिर उसके बाद है मेंस, उसके बाद सबसे वीक फोर्स है मेंस। इंटरव्यू के लिए कुछ ज़्यादा पढ़ना ही नहीं पड़ता, वीक फोर्सेस लगाने पड़ते हैं, कहाँ के रहने वाले, क्या कैसे हैं, ये कैसे करेंगे। मेंस सबसे ज़्यादा स्ट्रांग, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग फोर्स वही है। तो इसी क्लास में आप लोग को मैं, चूंकि ये भी मैं बोलता रहता हूँ, पहला हेल्थ, दूसरा टाइम, तीसरा प्रेजेंस। हेल्थ ठीक नहीं, टाइम खराब करेगा, प्रेजेंस भी खराब करेगा। एक विद्यार्थी को धैर्य के साथ तैयारी करने के लिए, यानी प्रारंभिक परीक्षा से पहले की प्रारंभिक परीक्षा के लिए, उसको 3 काम और करने पड़ते हैं। पहला काम उसको करना पड़ता है हेल्थ का, दूसरा काम उसको करना पड़ता है टाइम पर, तीसरा प्रेजेंस पे। अब जैसे आज आप क्लास में आए, कल नहीं आए, आप बाई दफे, ईश्वर न करें, लेकिन ऐसा मेरे अनुभव में है कि आपने आज अपने कब्र के लिए एक फावड़ा मिट्टी निकाला है। बेटा आप बिलीव नहीं करोगे, टीचर की क्लास में कही गई बात, एक जो लिखाता है उसको छोड़ करके जितनी बात वो कहता है, उसको निबंध में, मेंस में, प्रीलिम्स में, कहीं पर भी अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंसी के हैं, थोड़े से ताकत चेष्टा वाला बढ़ा लें तो आप कनेक्ट कर लेते हैं। उदय हैं, आपको क्लास लेते होंगे उदय जी, इनकी बात विचार को आप कभी सुनिए। हम ही लोग दंग रहते हैं, कभी कभी ऐसे शब्द बोलते हैं, ये गुण से गुण शब्द भी बोलते हैं, उसका सरल अभ्यास भी बता देते हैं। आप देखे होंगे, इनकी बात सुनते होंगे तो आप बहुत प्रेरणादायक बातें भी करते होंगे क्लास में। हम लोग खुद ही प्रेरित होते हैं। जो विषय पढ़ा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं जो है एक इनपुट ऐसा डालते हैं जो किताब से बहुत बाहर होता है। सिविल सर्विसेज को मैंने क्या बोला था, पाठ्यक्रम एक सिग्नल है। फैजाबाद इधर है, 150 किलोमीटर में और क्या क्या मिलेगा वो उदय जैसे या हम जैसे शिक्षक बताते हैं, जिनके पास शब्दों का, वाक्यों का वक्त पर समयक दर्शन के साथ उसका निरूपण नहीं है। वो किताब की लिखी बात को तो अच्छे से बता देंगे, लेकिन अगर कहीं पर कुछ झोल झाल आया तो उसका जो करेक्टर है, जैसे हम लोग कहते हैं लॉजिकल एस्पेक्ट या रेशनल, बॉन्डेड रेशनलिटी, कहाँ विवेक को सीमित रखना है, कहाँ विवेक का एक परवान चढ़ा देना है। जैसे एक अच्छा कुशल ड्राइवर ये बहाना नहीं करता है कि ब्रेक नहीं मार पाया, वो ब्रेक लगा करके गाड़ी रोक करके कहता है कैसे गाड़ी चलाते हो यार, तो ठीक से चलाया करो बेटा। ठोक करके नहीं बोलता है कैसे गाड़ी चलाते हो, तब तो पता चल ही गया कि आप ठोकने वाले हैं। इसीलिए कॉशन एंड प्रीकॉशन, प्री शब्द, प्रीकॉशन। भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी जानते होंगे, प्रयोग में जब लिखते लास्ट में लिखते सावधानियां। आपको सावधानियां क्या बरतनी है? परीक्षा की सावधानी क्या है? हेल्थ। परीक्षा की सावधानी क्या है? टाइम। आज कितनी तारीख है? 20 जून है। आप जरा कल्पना कीजिए, आपको क्या लगता है कि मई में जब प्रीलिम्स होगा और फरवरी में सिविल सर्विसेज की वैकेंसी आएगी, तो आप यही सोचते हैं ना कि 11 महीने का टाइम है, यही सोच रहे हैं ना? ना, यही सोच रहे हैं ना बेटा? अभी मानसून आ रहा है, पूरे 3 महीने के मानसूनी बारिश, यानी करीब 15 सितंबर तक की बारिश में मैं दावे से बता रहा हूं 10 दिन आपके एब्सेंट होंगे। ये वही एरो है जो रास्ते में दिख नहीं रहा, आपको रास्ते में पता चलेगा। महाशिवरात्रि, कृष्ण जन्माष्टमी, दशहरा, नवरात्रि,
दीपावली, भैया दूज, धनतेरस, अतिरिक्त जाड़ा, बड़ा दिन, मकर संक्रांति, 26 जनवरी वैलेंटाइन डे, 2 अक्टूबर छोड़ दिया था, रक्षाबंधन भी चला गया रास्ते में। ये देखो जो छूट गए वो भी सोचो। आप जरा देखो, इसको गिन लो। ये सब टाइम किलर हैं आपके। क्या है ये? टाइम किलर। टाइम अगर किल तो क्लास में प्रेजेंस नहीं होगा। क्लास में प्रेजेंस नहीं तो उस दिन की बात नहीं सुनी। आप कैलकुलेट करिए कि 11 महीने की क्लास में आप संडे को तो नहीं भी आते होंगे। आते हैं क्या? हाँ, रोज आ रहे हैं क्या? अरे प्रभु धन्य हैं आप लोग। तब तो आपके साथ बड़ा, तब तो इतना कर सकते हो बेटा। तब तो इतना कर सकते, क्योंकि केवल संडे ही 52 होते हैं प्रभु। अगर हम इतनी छुट्टियां सब जोड़ दें तो बामुश्किल एक आध महीने की छुट्टी जाएगी। आप 1.5 महीने पहले रिजर्व करके रखे हैं, लेकिन आप फिर भी, आप अगर टाइम को फिर क्वालिटी में अगर बचा के रख रहे हैं तो टाइम, चलिए वो पॉजिटिव हो गया। हेल्थ, ईश्वर करे किसी को बुखार जुकाम भी कभी ना हो। सवेरे उठे, अरे यार आज थोड़ा सा मन ऐसे जो हो रहा है। राजू, कोचिंग जाएगा तू? क्यों, क्या हुआ? थोड़ा अजीब सा लग रहा है यार मुझे। क्यों, मन नहीं है क्या? नहीं, बोल तो रहा हूं ना, थोड़ा जस सा लग रहा है। मैं भी ना जाऊं क्या? आपका पार्टनर भी, जैसे बेटा एक आलू दूसरे आलू को क्या करती है वो? हम आलू, छोटा उदाहरण सेब भी बोल सकते थे। सेब बहुत महंगा है, हमने कहा इसी से समझ लो। है ना? एक आलू एक टमाटर चिपका दो दूसरे से, तो आपका रूम पार्टनर भी, सवेरे आप उठे अगर ऐसे वैसे किया और उसको भी समझ में आ गया, तो आप उसके लिए भी, तो प्रेजेंस खतरे में डालने का मतलब है आप परीक्षा खतरे में डाल रहे हैं। और जब आप फीस दिए हैं तो पूरी वसूली करो यार। है ना? जो ये लेख मैं लिखता हूँ, आप सोचो दैनिक जागरण है, मेरा लेख क्यों छापेगा? जनसत्ता क्यों छापेगा? उसका दिमाग खराब है? हाँ, मेरे घर का अखबार है और छापेगा भी, पैसा भी देगा, और ज्यादा दिमाग खराब है उसका। आप काम ऐसा करो ना कि ये छापे। अगर मैं एक लेख लिखूं और 6 महीना न लिखूं तो उसको क्या मैसेज जाएगा? और हर 10 दिन पे लेख देता रहूं तो क्या मैसेज जाएगा? एक अखबार है, संडे संडे हमेशा छपता है, क्या मैसेज जाएगा? कोरोना में मुझे 2021 में कोरोना हुआ था, 9 दिन मुझे बुखार था। अब जानते हैं उस दौर में 21 वाला कोरोना बच्चा, अप्रैल में, जो मई में, फेसबुक खोलो तो बस, जिसको कोरोना होता था लगता था कि कल वाला फेसबुक में देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा। हाँ, कोई पोस्ट जो मैं कर रहा हूं इसके लाइक कमेंट भी मैं पढ़ पाऊंगा कि नहीं पढ़ पाऊंगा। 9 दिन बुखार था मुझे, उस बीच का संडे नहीं आया। आया ना? फिर भी बुखार के बीच भी लिख रहे थे। हमने सोचा यार क्या पता ईश्वर ने कुछ चांस दे रहा है, कि कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी हिम्मत भी देख लेते हैं। तो ये शरीर एक विज्ञान है, इसको आप सही से चलाएं तो जल्दी दिमाग नहीं खराब होता, जल्दी पेट दर्द नहीं होता, जल्दी बीमारी नहीं आती। हम जरूर इसके साथ कुछ अनर्थ करते हैं, तभी इसके साथ कुछ होता है। अब विद्यार्थी के जीवन में क्या होता है? 2 वक्त की रोटी होती है और पूरा दिन भर का समय होता है। इस बीच में उसकी तबीयत कहाँ से खराब हो गई? अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो अवसाद आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, वो आपको नर्वस सिस्टम को सुस्त करेगा, बीपी पे फर्क डालेगा, किडनी लीवर पे नुकसान बहुत करता है। एक चीज जान देना है कि जो उछाल में रहता है वो छलांग लगाता है, और जो सिर्फ समय को व्यतीत करता है वो अवसाद को जन्म देता। अवसाद स्वयं में सभी बीमारियों की जड़ है। और लगातार पढ़ाई आपको अवसाद में रहने नहीं देगी। और आज कोचिंग नहीं जाएंगे, कल भी नहीं गए थे, परसों आप इसी चिंतन में पड़े हो, अरे क्या ऐसे क्या बवाल मोल ले लिया आपने?
जब आपने जाके फीस दे दिया, एडमिशन दे दिया, टाइम हो गया, चलो चलते हैं कोचिंग क्लास में आते हैं, हम कह रहे हैं यार जैसे मैं हूँ, मैं माना बहुत अच्छा नहीं पढ़ा पाया, अरे तो आज ही थोड़ी पढ़ाना है, कल पढ़ा देंगे। घर में तुम्हारे यहाँ 3 बार चाय बनती है, तीनों बार के 3 स्वाद रहती है यार। तुम्हारी माँ जो भी खाना बनाती है, या घर में बहन है कोई है, कभी नमक, कभी ये, कभी काफ़ी कह देते हैं, आज मिर्च बहुत ज़्यादा हो गया, ये 19-20 तो चलता रहता है, लेकिन हम खुराक लेना थोड़ी बंद कर देते हैं। आप अपने प्रेजेंस पर, अपने डेडिकेशन पे, जो 20 क्वेश्चन यूपीएससी नहीं समझ में आया, हम क्या करते हैं, यूपीएससी गरियाने लगते हैं। हाँ, आंदोलन छेड़े आपने, आप गए संघ लोक सेवा आयोग के सामने, बंद करो, बंद करो, पर्चागिरी बंद करो, हाँ ये पेपर बंद करो, ऐसे प्रश्न पूछना बंद करो। किया आंदोलन आपने? आपने कमरे में बैठकर उस प्रश्न को हल करने का प्रयास किया, सीखने का प्रयास किया, वो क्रम है। ये तो चैलेंज है, ये चुनौती है ना। अगर इस चैलेंज और चुनौती को आप सोचें किसी तरीके से हम एस्मिलेट करके किसी तरह दाएं बाएं कर लें, तो फिर तो आप गलत कंपटीशन में आ गए ना। आपको तो तैयार होना ही पड़ेगा। और इसका मूल मंत्र क्या है बेटा मालूम है? सिलेक्शन का मूल मंत्र, ये तो छोटी मोटी बातें हो गई जो होनी थी। ये लेख आपको क्यों दिए गए होंगे? कोई विद्यार्थी बता सकता है कि ये लेख क्यों दिए गए होंगे आपको? एक आध ऐसे ही उड़ता सवाल है, कोई पकड़ के फेंकना चाहे कोई भी, ये लेख क्यों दिए गए होंगे? आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए? एस नो में जवाब दे सकते हैं। आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए? मेरे हिसाब से नहीं। अपवाद चलता है बेटा। हाँ, आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए कतई नहीं। वेरी नाइस, ये सही जवाब है। यह लेख देने का उद्देश्य, ये तो अखबार में है, आज का अखबार खोलिए आपको नया आर्टिकल मिलेगा। आखिर सर लोगों ने, यहाँ सेंटर के लोगों ने हमारा ही लेख क्यों दिया? बहुत सारे लेखक छपते हैं यार, हम तो 15 दिन में एक दिन छपते हैं, तो 14 दिन तो और लोग तो छपते रहते हैं ना। उनका लेख क्यों नहीं दिया? आप उनको जानते नहीं हैं। ये लेख आपको इसलिए दिया गया कि ये लेख लिखने वाला एक बहुत साधारण आदमी है, वो आ रहा है, आपसे कुछ बातें करेगा, तो आपको यह बताने में काफी मददगार होगा कि सर जो आए थे यार, ये लिखते पढ़ते हैं, बड़ी कॉमन सी बात है, इतनी बड़ी बात नहीं है। मतलब इसके थोड़े पैटर्न को, यानी प्रश्न के उत्तर के तौर पे जो जरूरी पक्ष हैं, अगर उसको जान लिए जाएं, तो प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छा लिखना कोई कठिन काम नहीं है। क्योंकि सर आए थे, डॉक्टर सुशील सर, वो लेखों को लिखते थे, उन्होंने कई बातें बता के गए, हम तो देखा उनको सामने। अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं लिखता भी हूँ, मैं लिखना भी सिखा रहा हूँ, तो एक ट्रस्ट ज्यादा होगा ना कि आदमी लिखता है, लिखना सिखा रहा है और छपता है, तो जरूर इसमें। तो ये लेख सिर्फ इसीलिए दिया गया। आप इसको पढ़ें ना पढ़ें, पढ़ें तो कुछ जानकारी ही बढ़ेगी, बट पढ़ें ना पढ़ें, लेकिन जो इस बच्ची ने भी कहा, उद्देश्य यही है कि आप इंस्पायर हो सकें। अब आपके लिए लेख हो जो है बड़ी छोटी चीज लगनी चाहिए, क्योंकि लिखने वाले से ही मिल लिए आप। भाई राम 2.5 दिन विनय करते रहे समुद्र का, लेकिन समुद्र हड़हड़ा के बहता रहा, अपना उछाल मारता रहा। और जब उन्होंने अपने तरकस पे चढ़ाया तीर, तो त्राहिमाम त्राहिमाम हो गया मामला। तो समुद्र को उन्होंने तुरंत, चाहते तो यही काम कर लेते, भाई चाहते तो कहते हैं समुद्र निकालूं तीर, लेकिन मैसेज गलत चला जाता है ना, कि राम तो अहंकार में है, भाई इतना क्या है कि क्यों दे समुद्र रास्ता। उन्होंने विनती किया, उन्होंने अपना दृष्टिकोण उदार रखा, संकट में थे, उनकी पत्नी उस पार थी, निवेदन था, हर कोई मदद करता है भाई, मेरा ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, फिर भी नहीं सुन रहे हो। तो राम विशाल दिखे, बड़े दिखे, समुद्र उनकी विनती को यूं कहा जाए चाहे जैसे स्वीकार किया, यह भी स्वीकार किया कि आप महान हैं, आप बड़े हैं। तो आप किसी कोचिंग में किसी टीचर से, किसी अनुभवी शिक्षक से, उदय जी हों, हम हों, XYZ जो आते हैं पढ़ाने,
जब तक बेटा उनकी स्वीकार्यता सकारात्मक आप नहीं ग्रहण करेंगे, सिखाने का बल और ऊर्जा बढ़ता नहीं है। ये उसी का परिभाषित स्वरूप है कि मैं आपको पढ़ाने या बताने कुछ आया हूं, तो मेरा डिटर्मिनेशन, मेरा डेडिकेशन, मेरा वर्क बिहेवियर, मेरा कमिटमेंट तुलनात्मक इस क्षेत्र में है, ताकि हम आपको थोड़ा बड़ा बनाने जो सोच रहे हैं उसमें आपकी चेष्टा बड़ी करके हम अपनी बात कह डालें, इसलिए इसको दिया गया। अब आप पर यह डिपेंड है कि आप बाहर जाकर क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपको सोचनी है कि आपकी सफलता में ही आपकी सुंदरता है। बाकी कोई कितना भी सुंदर हो, आपको रत्ती भर भी मुनाफा होने वाला नहीं है। यहां तक कि बच्चा दो भाई सगे हों, एक कलेक्टर हो और एक घर में भैंस गाय पालता हो, खेती क्यारी, ऐसा है गांव में, खेती क्यारी में लगा हो, पिताजी के रहते या पिताजी के बाद संपत्ति का बंटवारा होता है, तो 10 बीघा जमीन है तो 5 बीघा एक भाई का, 5 बीघा दूसरे का। मकान चलो भाई आधा तुम ले लो, नहीं तो तुम वहां बना लो, इसका ये पैसा दे देंगे, फिर मतलब अपना कर लेते हैं। लेकिन कभी आपने नहीं देखा होगा कि कलेक्टरी की तनख्वाह कैसे बटेगी। नौकरी उसकी पूरी बिना बंटवारे के उसी के हिस्से में रहती है। वो भाई जो पूरी जिंदगी साथ में खाया पिया रहा, घर गृहस्थी देखा, पिताजी के साथ काम बटाया, तभी वो पढ़ भी पाया। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि पूरी नौकरी उसकी रह जाती है और वही खेत खलिहान का बचा हुआ आधा हिस्सा उसके हिस्से में रह जाता है। ये मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूं, हर घर की कहानी है। आपकी जिंदगी में ही आपका अचीवमेंट काम करेगा। किसी का बिस्तर है, किसी का बढ़िया एसी रूम है, आप कुछ दिन विराम ले सकते हैं, ठहराव ले सकते हैं, लेकिन जिंदगी का उड़ान आपकी सफलता में है। इसलिए इस कुर्सी पे बैठे दो व्यक्ति हैं, दो अचीवमेंट हैं, इनसे आपको फायदा देर तक। 9वीं 10वीं में जिनके साथ पढ़े उनके कईयों के नाम नहीं जानते होंगे आप। जिसने पेन खत्म होने के बाद आपको पेन दिया था कक्षा 6 में, आज आप भूल गए होंगे उसको। कई लोगों को फोन किया, आपको साल भर हो गया होगा। कई लोगों को बर्थडे जन्मदिन जिन पे नाचते थे, तालियां पीटते थे, तारीख भूल गए होंगे आप। यही जिंदगी का झमेला है बच्चा, और इस झमेले को झेलना है तो अपने हिस्से की अपनी सफलता होनी चाहिए। और अपने हिस्से की अपनी सफलता इन्हीं 5 गुरों में अटकी हुई है। अगर आप आईएएस या पीसीएस में जाना चाहते हैं तो पाठ्यक्रम की समझ, प्रश्न की समझ, तथ्य और अवधारणा की समझ, प्रस्तुति देना, और अंततः ताकि मूल्यांकन आए तो आपका रिजल्ट आपके हाथ में हो। अन्यथा तो हंसने के भी बहाने हैं और रोने के भी दिन आ जाते हैं। ठीक, अब ये थोड़ी देर और बात कर लें। हाँ पूछ लीजिए, आप क्वेश्चन पूछो। हाँ। देखो, मैं एक एक्सीडेंटल अटेंडम ये क्लास थी। एक्सीडेंटल मतलब आप घर जा रहे थे, हमने रोक लिया, अटेंडम कह सकते हैं। अटेंडम एक क्लास थी आपकी, है ना। आपको शायद आज ही पता चला होगा कि मैं आ रहा हूँ, इसलिए अटेंडम हो गई। कल पता होता, परसों, तो प्लानिंग का हिस्सा होता। अटेंडम क्लास थी आप, और आपके पास हमें बताने के लिए, तो हमारे लिए तो अटेंडम नहीं है क्योंकि हम तो 21 साल से काम कर रहे हैं, तो कभी भी सुबह शाम कर सकते हैं। लेकिन आपके मन में उसके बाद भी जो बरसों से या 2 4 महीने 6 महीने से पढ़ रहे हैं, 1 आध महीने से, लेखन कैसे करें या कोई बिंदु हो तो बताएं, नहीं तो हम 2 4 बिंदु स्वयं बता देंगे, है ना। हम वैसे, ये जो उदय जी बोले ठीक बोले, हमने कोचिंग खोला बेटा 2002 में, तो हमसे कोई पूछता है तो हम यही वर्ड बोलते हैं कि कोचिंग मेरे लिए जिंदगी का एक्सीडेंट है।
उसका जस्टिफिकेशन ये है कि हम जा रहे थे घर, हम जा रहे थे घर पढ़ के कोचिंग से, और फिर कोचिंग में पढ़ लिख लिए तो जाना चाहते थे कलेक्ट्रेट, और चले गए कोचिंग। फिर जैसे आदमी घर जाता है, जा रहा है, एक्सीडेंट हुआ तो कहाँ जाता है? जा कहाँ रहा था? घर, दफ्तर, शादी में मौसी के यहाँ, बारात लेके ससुराल, गाड़ी पलट गई, कहाँ गया? तो हम एक्सीडेंटल पैदाइश हैं हम लोग। हम टीचर नहीं बनना चाहते थे। यहाँ बैठा हुआ कितने लोग हैं जो कोचिंग खोलना चाहते हैं? 5 साल बाद पूछूंगा तो 2-4 निकल आएंगे। अभी आप सिर्फ आईएएस पीसीएस बनना चाहते हैं। हमने क्या बोला? वक्त नहीं ला सकते, वो वक्त लाओगे तो वो उत्तर बनेगा। गांधी, अगर आप औपनिवेशिक सत्ता लाओगे तब गांधी पैदा होगा देश में, नहीं गांधी का विचार ही चलेगा। तो कोचिंग एक प्लान था हम लोगों का, लेकिन ये था एक्सीडेंटल निर्णय कि यार अब पढ़ लिख लिया जाए, पढ़ाया जाए। अब आप बताइए, कुछ सवाल हो तो पूछिए। इसकी भी 5 बात है बेटा, वो तो मैं बताता, बट इनका सवाल आ गया तो। और कोई सवाल इससे जुड़ा हो तो कोई पूछ सकते हैं। देखना चाह रहे थे और सवाल किस किस प्रकार के हो सकते हैं। हम्म, 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 हम्म। और कुछ? हाँ बेटा। हाँ, अभी बताएंगे, दोनों लोगों का आंसर आ जाएगा इसमें। आप वाला भी बता देते हैं। और कोई कुछ? इनका छोटा सा उत्तर है, मैं इनका पहले दे देता हूँ। हमने डीप पढ़ने के लिए नहीं बोला बेटा, हमने मोड़ जोड़ को नजरअंदाज नहीं करने को बोला। मैंने रिसर्च करने के लिए नहीं बोला उसमें। जैसे मैं इस मार्ग से जा रहा हूँ और अगले चौराहे पे कोई पूछे कि आकार आईएएस कहाँ है, तो आप आकार आईएएस में आके मत पता कीजिएगा आकार आईएएस है कि नहीं। आप उस चौराहे बोल सकते हैं, यार पीछे जाइए, यहाँ बोर्ड लगा हुआ है आकार आईएएस का। बस इतना नॉलेज की बात की है। राइट? वो डीप नहीं है। वो जैसे घुटने भर पानी में बहुत देर तक तैरना है। जब हम तैर ही रहे हैं तो थोड़ा पानी अगर ऊपर भी है और तैरते हम हैं तो इतना क्या फर्क पड़ जाएगा? तो आप डीप में आप जाएंगे नहीं, लेकिन पढ़ाई आपको डीप में ले जाएगी। जब आप ये सोचेंगे क्या पढ़ें क्या छोड़ें, तो आप डीप में। एक इतिहास का शिक्षक जब इतिहास पढ़ाता है तो इतिहास का सामान्य अध्ययन पढ़ाते पढ़ाते कब इतिहास पढ़ाने लगता है। एक भूगोल का शिक्षक कब भूगोल का सामान्य अध्ययन पढ़ाते पढ़ाते भूगोल पढ़ाने लगता है। वो जाता नहीं है, चला जाता है। ये स्वभाव होता है पढ़ाने का और विषय की प्रकृति में है। इसलिए जब आप किसी विषय की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, जैसे सिटीजनशिप के बारे में पढ़ रहे हैं आप, अब 2019 का एक्ट है और उसमें कोई ऐसे करेक्टर्स हैं तो जो संवैधानिक तौर पे लिखे गए हैं, जहाँ पे संशोधन संशोधन, वो तो आप रट उठ लेंगे। लेकिन जैसे रटे हैं वैसे सवाल नहीं पूछेगा। अब आपको अपना कन्वर्सेशन लेवल थोड़ा सा डीपली बनाना पड़ता है। बात कहने का ढंग थोड़ा बड़ा करना पड़ता है, कहने का मतलब। ठीक है ना? तो इसलिए पढ़िए वही। देखिए फंडामेंटल राइट में क्या डीप होता है, क्या उथला होता है। अब कोई पूछा कि निजता का अधिकार, किसी का फोन ट्रैप करना, टेप कर लो, उसकी निजता का हनन है, फलाना है ढिमका, ऐसे कोई सवाल बनाया,
अब अगर आप जा कर के फंडामेंटल राइट में इसको जस्टिफाई करने जा रहे हैं और आप थोड़े डीप में नहीं हैं, तो स्वतंत्रता और स्पीच एंड एक्सप्रेशन व्हाट एवर ऐसे साधारण सवाल नहीं पूछा है। मैंने क्या पूछा, एक सवाल खड़ा करता है वो, और उस सवाल को जो खड़ा है उसको प्रश्न, उसको उत्तर देना है आपको। और उत्तर देंगे कैसे, जब पाठ्यक्रम समझे होंगे और प्रश्न को समझे होंगे और तथ्य और अवधारणा को समझे होंगे, तभी तो प्रस्तुति निकलेगी। और प्रस्तुति बेहतर हुई तो मूल्यांकन खराब हो ही नहीं सकता है। तो ये डीप में आप ना भी जाएं तो आपको जाना ही पड़ेगा। जैसे बच्चा डूब रहा होता है ना, मान लो बच्चा थोड़ा तालाब में, नदी में कहीं आगे बढ़ गया, तो बचाने वाले को उतरना पड़ता है वहां तक, क्योंकि आर्गुमेंट वहां से खड़ा हो गया है। अगर वो किनारे पैंट को मोड़ करके इतने पानी में आवाज देता रहेगा तो डूब के मर जाएगा वो डीप में जाना नहीं चाहता है, लेकिन आर्गुमेंट वहां से हो गया। एक बच्चा बोरवेल में गिर जाता है 150 फीट नीचे, 48 घंटे 24 घंटे मिलिट्री के लोग अगल बगल पूरी खुदाई कर उस बच्चे को निकालते हैं। वो इतना नीचे खुदाई करना नहीं चाहते थे। वो आर्गुमेंट वहां से खड़ा हो गया, वो क्वेश्चन वहां खड़ा हो गया। तो यूपीएससी या पीएससी जो भी क्वेश्चन खड़ा करेगा, उस डीप तक आपको उतरना है, तब प्रश्न की समझ विकसित होगी, तभी प्रस्तुति अच्छी होगी। हम बेटा हम, अरे यार तुम पढ़ क्यों रहे हो, मान लो कोई विद्यार्थी पढ़ क्यों रहा है, और ये क्यों पढ़ रहा है, क्यों नहीं पटवारी रेलवे का सिलेबस पढ़ लेता है। मांग ये रहा है, अब मांग ये रहा है तो कितना नीचे से मांग रहा है वहां चले जाते हैं हम। सिंपल थ्योरी है, इसलिए आप उसकी टेंशन तो लीजिए ही मत। बच्चा बड़ा होता है, दर्जी उसका ऐसे फीता लगा के नीचे तक नाप देता है, उतनी पैंट बना देता है। बच्चा छोटा होता है, वहां से लगा के इतना नापता है। कोई 6 फीट लंबा आदमी आएगा, ऐसे नाप देगा बस। इसमें क्या डीप है, कोई डीप पीप नहीं है, ये डिमांड है, इसमें कोई डीपपन नहीं है। तो आप डिमांड के स्तर पे चले जाइए, काम पूरा कर दीजिए। क्लियर हो गए होंगे। आपने पूछा लेखन को लेकर, यहाँ पर भी 5 बातें ही हैं बच्चा, हम 5 का बहुत अच्छा बनाए हुए हैं, है ना। हाँ, 5 बातें, छोटा छोटा प्रॉब्लम हो भाई, बातें 5 हो, घर परिवार में सुख समृद्धि रहती है। सामान कम, पब्लिक कम, डिमांड कम। सवाल भी देखिए 20 सवाल पूछता है ना। हम तो अब उसी में क ख ग घ ए बी सी डी करके और 2 का 4, उत्तराखंड पीसीएस में चले जाइए 39 क्वेश्चन पूछता है, मेंस में 34 लिखने होते हैं। भले ही आपको कम ज्यादा शब्दों में लिखने हैं, लेकिन 39 34 जवाब सोचना भी तो पड़ता है, क्यों। तो प्रॉब्लम्स थोड़े से भले ही बड़े हैं, हमारी समझदारी बड़ी हो जाए तो वो बड़े नहीं रह जाते हैं। रही बात अब लेखन की, लेखन में जो 5 बिंदु हैं, पहला बिंदु क्या है, अब इनसे बाहर निकल के बात कर रहे हैं, ये तो आपके पास होना चाहिए। लेखन की पहली शर्त है कि आप पाठक अच्छे हैं कि नहीं। पाठक अच्छे का मतलब होता है आपके पास शब्द और वाक्य अच्छे आएंगे। पेन की निब पर जो शब्द आप प्रयोग करते हैं, हर बार वही निकलती है। प्रासंगिकता लिखते समय बिंदी जहां आप आदत डाले हैं वहीं लग जाएगी, चाहे गलत ही हो। में बिंदी लगाने की आदत आपको नहीं है तो नहीं लगेगी। है में बिंदी लगाने की आदत नहीं तो है बन जाएगा, आगे बढ़ जाएंगे आप। आपकी आदत क्या है, लेखन में सबसे पहले उसकी तलबगार रहता है लेखक। आपकी आदत होनी चाहिए पाठक की, दूसरा आपकी आदत होनी चाहिए श्रोता की। पढ़ते हैं और सुनते हैं, सोते हैं नहीं, सु, सुनते हैं। पढ़ते हैं, सुनते हैं। आप जो शिक्षक, जैसे उदय जी क्लास ले रहे हैं, मेरा ऐसा दावा है, मैं इनकी क्लास तो नहीं सुना हूं बैठ के, कभी वीडियो वीडियो तो देखा ही हूं, लेकिन
आपको अच्छे शब्द और अच्छे वाक्य बहुत मिलते होंगे। वो शब्द वाक्य आपको कठिन इसलिए लग सकते हैं क्योंकि आपने उसको निब पे कभी आने नहीं दिया। जो संस्कृत में बोलता उसको संस्कृत कैसे लगती होगी, जो उड़िया में बोलता उसको उड़िया कैसे लगती होगी, अंग्रेजों को अंग्रेजी कैसे लगती है, क्योंकि उनके टंग सुन के है। और इंग्लिश लिखने वाले को इंग्लिश कैसे, अभी किसी इंग्लिश मीडियम वाले को हिंदी का 2 लाइन लिखवाइए, देखिए वो गलत लिखेगा, और इंग्लिश वही फर्राटेदार लिखता है। तो ये सब की आदत जिसमें है, तो लेखन भी एक आदत की डिमांड करता है। उसमें 2 आदतें चाहिए, पहला पाठक की, दूसरे श्रोता की, सुनने वाले की। लिसनर अच्छा होना चाहिए। जब आप सुनेंगे और पढ़ेंगे तो 2 चीज आपके पास आएंगे, फिर विषय की समझ आएगी और कंसेप्ट बनेगा। तीसरी चीज क्या आएगी? विषय की समझ आएगी और किताब तो पढ़ते हैं ना, नोट्स तो पढ़ते हैं तो पाठक हैं, लेक्चर सुनते हैं तो क्या, श्रोता हैं। तो दोनों से क्या बना आपका? आपका कंसेप्ट बनेगा। आपका कंसेप्ट जब बनेगा और फैक्ट आएगा, और कंसेप्ट और फैक्ट ही हमने बताया क्या, तीसरी बात क्या बताया था उसमें? अरे यार, अभी अभी फैक्ट एंड कंसेप्ट ही तो बताया चेला। उसके बाद हाँ, अब तुम कलम उठाओगे तो शब्द वो निकलेंगे जो आप जानते हो। शब्द कौन से निकलेंगे? जो आप जानते हो। लेकिन अब शब्द वो निकालो जो कमीशन मांगता है। डिमांड तभी तो पूरी हुई ना। 2000 रुपए के नोट बंद हो गए, मतलब बैंकों में आप जमा कर सकते हैं, सितंबर तक का टाइम है, बट बैंक आपको नहीं देगा। आपस में आपको लेन देन अगर समझदारी कर लीजिए, वो बैंक में कर दे, इतना कर सकते हैं, बट आप चलन में नहीं है, मतलब बैंक तक जाएगा। सितंबर के बाद 2000 के नोट का क्या होगा? डिमांड। डिमांड तो अभी भी खत्म ही है, बट डिमांड है ना। तो आपके जेब में वो 2000 नहीं रहेंगे, यानी मैक्सिमम 500 रुपए का नोट रहेगा, अगर कोई नोट और नहीं आता तो अब किसी को 2000 देना है तो 500 का 4 नोट। ये समझदारी आई कि नहीं इस 2000 की बंदी से? तो आपने क्या किया? अखबार में पढ़ा, किसी से सुना, समझदार बने कि नहीं? तो अब किसी को 2000 देना है तो 500 को 4 नोट देंगे। प्रेजेंटेशन में कोई गलती, डिमांड की सप्लाई में कोई गलती, इवेल्युएशन में हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती गलती। आपका कंसेप्ट और फैक्ट क्लियर हो गया कि नहीं? अगर सुनने से, पढ़ने से सुनने से कंसेप्ट और फैक्ट बन गया तो का से कबूतर, खा से खरगोश तो करते चले ही आए हैं। अब हम यूक्रेन और रसिया क्यों लड़ बैठे, इस पे 200 शब्द लिखेंगे, क्योंकि पढ़ भी लिखे हैं, लिए हैं, सुन भी लिए हैं, कंसेप्ट भी बन गया है, फैक्ट भी हमारे पास आ गया। अब हम लिखेंगे, लेकिन चूंकि आप लिखते नहीं थे, भाई दफे कम लिखते थे, नहीं ये लिखते रहे होंगे, कम लिखता है आदमी, मैं जानता हूं ना, विद्यार्थी का नस नस जानता हूं मैं। अभी हम यही एक लेखन का एग्जाम कर दें, आधा क्लास एब्सेंट हो जाएगा। हाँ, जबकि हम ऐसा भी नहीं है कि कुछ उसमें हार्ड एंड फास्ट लगाएंगे, तब भी वो अपसेंट कर देता है। अब आप लिखेंगे ना, तो आप लिखेंगे तो उसी भाव से, लेकिन आपके शब्द चयन उतने अच्छे नहीं होंगे। तो क्या हुआ? पढ़ना, सुनना और कंसेप्ट के साथ लिखना, लिखने के साथ शब्द चयन। शब्द चयन कैसे आएंगे? बार बार लिखने से, क्योंकि शब्द आपके पास है। ध्यान रखना बेटा, शब्द आपके पास है, लेकिन वो शब्द पेन पे जल्दी आ जाता है जो ज्यादा प्रयोग करते हो। हम अक्सर देखे होंगे, वो शब्द ज्यादा बोलते हैं जो ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा बार बोलते हैं उसको। कोई हिंदी का साहित्यकार होगा, उसके शब्द देखे होंगे थोड़े टफ आएंगे, क्योंकि वो उसी टफ शब्दों को रोज बोलने की आदत बना लिया है। तो जब आप शब्द चयन में जाएंगे
तो आपके लेखन के बीच में, यानी तथ्य और अवधारणा के बीच में शब्दों का संचय, जो शब्दों का संग्रह होगा, वो थोड़े उत्तर में सिविल सर्विसेज के हिसाब से मजबूत हो जाएंगे। वाक्य छोटे और स्पष्ट हों, या तथा, यदि, अथवा, लेकिन, परंतु से कम उपयोग हो। एक लाइन लिखने के बाद अर्थात, तो वही बतिया तो बताने जा रहे हैं आप दोबारा। तुम कहां जा रहे हो? मैं जा रहा हूं हजरतगंज, अर्थात। अच्छा, तो वही बात आप दोबारा लिखेंगे ना। और 200 शब्द में आपको उत्तर लिखना है, तो 10 शब्द तो आप एक्स्ट्रा वहां ठूस दिए, तो जगह कहां बची फिर? अर्थात हो, तथा, अथवा, परंतु, लेकिन, यदि, यद्यपि, तथापि कहीं कहीं उपयोग करिए, अच्छे शब्द हैं। अगर यद्यपि लिख रहे हैं, तथापि लिखिए। शब्द जब चयन करते हैं तो सेंटेंस 1.5 लाइन से ज्यादा पे वाक्य खत्म कर दीजिए। 1 में खत्म करिए, 1.5 में खत्म करिए, 2:15 तक मत जाने दीजिए, 2:45 पे उसको खत्म करिए। एग्जामिनर ताकि पढ़े तो जस्ट भी लगे, फेयर भी लगे और रीजनेबल भी लगे। जैसे सुप्रीम कोर्ट जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल डिसीजन लो। क्योंकि पढ़ते समय अगर वो उलझ गया कि ये क्या कहना चाह रहा था, वहीं पे नंबर काट देगा। और जो व्यक्ति शब्द चयन में और वाक्यों पे काम नहीं किया होता है, उसके आप जाके देखेंगे कि एक पैरा में 2 सेंटेंस लिखता है। सेंटेंस छोटे होने चाहिए। तुम कहां जा रहे हो, जैसे वैसे बोलूं कि 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन ने दिन में, रशिया ने दिन में यूक्रेन पर हमला किया। हमला के कारणों में कई कारण हैं, लेकिन तात्कालिक कारणों की समीक्षा की जाए तो इसके विवाद में नाटो आता है। वैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के जमाने से जो पूरा ध्रुवीकरण था उस क्षेत्र विशेष का, उसमें मास्को का प्रभुत्व तो चलता था, लेकिन विखंडन के बाद ऐसा कभी नहीं लगा कि रूस अपने ही चचेरे और फुफेरे भाइयों पर हमला करेगा कभी। अगर आप सेंटेंस को देखें तो उसमें जल्दी जल्दी विराम आ रहे हैं। अखबार आप पढ़िए, अखबार को पढ़ा कीजिए, अखबार में जल्दी जल्दी आपको रोकता रहता है, क्योंकि अखबार चाय की दुकान वाला भी पढ़ता है, नहीं तो पढ़ेगा ही नहीं जब वो कठिन हो जाएगा तो। ठीक है, शब्द चयन, सीमित विवेकशीलता। सीमित विवेकशीलता का मतलब होता है बच्चा बॉन्डेड रेशनैलिटी। जैसे राष्ट्रपति को भी विवेक, उनकी भी विवेकशीलता का अधिकार है ना, विवेकशील कहा गया ना, लेकिन कब विवेक का इस्तेमाल करें वो जगह लिखा है। बाकी में लिखा है आर्टिकल 74 का, मंत्रिपरिषद जो कहेगी वो करते रहेंगे। तो कहां पर विवेकशील? विवेकशील का मतलब 200 शब्द से बाहर जा रहे हैं तो अविवेकता कहलाएगी। तथ्य को अतिरिक्त ठूस रहे हैं, विवेकशील नहीं कहलाएंगे। प्रश्न के अनुपात में यहां वहां की चीजें उठा के ला रहे हैं जो आपकी सूचना में है, जबकि उससे उत्तर से कोई लेना देना नहीं, उस प्रश्न में नहीं पूछा गया, अविवेकशील हो जाए। अविवेकशील हुए यानी कि विवेकशील, सीमित विवेकशील को वहां नंबर मिलता है, अविवेकशील को बाहर किया जाता है। इंफॉर्मेशन अतिरिक्त लाना तो आपको तवज्जो देना चाहिए, लेकिन यूपीएससी की नजरों में आप अविवेकशील प्राणी हैं। अगर मैंने कहा कि मैं 1 गिलास पानी चाहिए, 1 गिलास पानी चाहिए, उसके आगे हमने कुछ नहीं बोला, और बाथरूम से आप 1 बाल्टी पानी लाते हैं, आप मुझे बताइए पानी 1 गिलास की तुलना में कितना गुना ज्यादा है? ऊपर से 1 गिलास नहीं, 1 बाल्टी है, तो आपको तो मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन आप मेरी नजरों में अविवेकशील प्राणी ये हैं कि 1 गिलास का मतलब सर पानी पीना चाहते हैं, ये अर्थ नहीं लगा पाए।
ये एरो में रास्ता समझो। और मैंने कहा कि बेटा मुझे नहाना है, बेटा जरा पानी लाना, मुझे नहाना है, और आप एक गिलास आरओ का पानी लाए, तो मन नहीं करता कूट दें आपको? हाँ, जोर जोर से ऐसे झुका करके कूट दें। ये अविवेकशीलता है। यहां पानी बचा रहा है कि पिताजी एक गिलास में निपटा लें, और वहां पानी बाल्टी भर भी। दोनों स्थितियां विवेकशीलता, ये दोनों नहीं चाहिए, अतिरिक्त भी नहीं चाहिए। सरकारी चिट्ठी नहीं देखो यार, जितना मांगा उतना दिया करो कागज। उसने कहा हाई स्कूल का सर्टिफिकेट लगाए, बीए का मार्कशीट लगा रहे हो उसमें? हाई स्कूल की सर्टिफिकेट लगा के आगे बढ़ाओ। ये विवेकशीलता है। 2 रुपए का तुम पेज में फोटो स्टेट करा रहे हो, ऊपर से वो फाड़ कर डस्टबिन में फेंक रहा है। अजीब नहीं लग रहा है? ये क्या लगा दिए, ये क्या एमए की भी, बीएड भी हो, और एमएड नहीं हो क्या तुम? वो भी लगा देते। उसको भी हैरत हो रहा है। इसमें साफ साफ लिखा है आधार कार्ड या हाई स्कूल की मार्कशीट, वोटर आईडी, कुछ लगा देते। आप तो भैया पूरा नौकरी असिस्टेंट प्रोफेसर बनो क्या यहाँ पे? बोल दिया ऐसे, आपका भले ही काम कर दे, वो फाड़ फूड़ के अलग कर दे, लेकिन क्या गए आप उसकी नजरों में? अविवेकशील। अविवेक का मतलब नहीं, मैं बुद्धि की बात नहीं कर रहा हूं चेला, कि कह दो कि दिमाग ही खराब है। बुद्धि की बात है। तथा कथित परिप्रेक्ष्य में जितना विवेक इस्तेमाल करना है उसमें एक्सेस डाल दिया तो अविवेक। और बहुत मिनिमम, हाई स्कूल के बजाय कक्षा 8 का सर्टिफिकेट लगा के चले गए। सर 8 वाला से देखो आप, कक्षा 8 वाला मार्कशीट पुरानी थी, हमने कहा इसका भी इस्तेमाल होना चाहिए। यहां पर भी विवेकशील नहीं कहलाएंगे। इट मीन्स बेटा, आपका उत्तर इन बातों से एक्सीलेंट नहीं बनेगा। तुमको क्या लगता है ये लेख एक्सीलेंट है क्या? हाँ बच्चा, नहीं, ये लेख ठीक ठाक है। शब्दों पे जाया करो ना। अरे क्या जरूरत है, मान लो हम बोल दें हम लिखे हैं कि बड़े महान लेखक हैं, हाँ, इतनी बेइज्जती क्यों करवाना है यार? बस लिखते हैं, इतना पर्याप्त है। आप उत्तर लेखन सीख रहे हैं, आप लेखक नहीं हैं। आप लेखक मत बनिए, हम तो लेखक भी हो गए, बट आपको हम रोकेंगे लेखक बनने। लेखक बनिए बाद में, पहले यहाँ लिख लीजिए उत्तर, उधर बाद में। तो पैरामीटर है ना चला। हम तुमको कह रहे हैं तुम कार चलाओ, तुम कह रहे हैं नहीं, जैसे हम कार चलाएं वैसे हम ट्रेन भी चलाएंगे। तो हम रोक रहे हैं कि नहीं, कार चला, कार होंडा सिटी के बजाय कोई और चला ले, लेकिन ट्रेन पे मत जा भाई, ट्रेन अलग सिस्टम है। तो लेखक नहीं है आप, उत्तर लेखन की बात। उत्तर लेखन में क्या करना है, आपने जो सिस्टम है हमारा, हमने जो बताया इसमें, इसमें जितने भी चयन बोध की चीजें आई, उसको बार बार एक्सरसाइज में डालना है। कितना? अगर आप कितना घंटा, मान लो मिनिमम मैक्सिमम आ जाओ, वो तो बहुत देर में आ रहे हैं आप। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, प्रसाद आखिर में ही बढ़ता है, और चाहे जिस रूप में हो, बात तो ज्यादा मिलेगी ही। देखो जितना भी, जब लास्ट में जितना भी लेखन में कंक्लूड करोगे, जितना भी उसमें क्या चीज का ख्याल रखना है, शब्द ज्यादा लिखोगे तुम्हारा समय बर्बाद होगा, क्योंकि और भी उत्तर लिखने हैं। 10 शब्द कम लिख दोगे, एग्जामिनर गिनता नहीं है, लेकिन 10 शब्द में अगर 2 मिनट भी बचा लोगे, 1 मिनट में तुम आपको 30 शब्द लिखने का अभ्यास होना चाहिए। ठीक है, 30 शब्द। 30 शब्द का अभ्यास करेंगे तब वहां दबाव में 25 शब्द लिख पाएंगे। और 3 घंटे में आपको 3750 शब्द लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। 2500 शब्द 250 वर्ड वाले, और 125 वर्ड वाले 1250 जोड़ोगे 3750। 3750 से 3 घंटे से भाग मत करना, 180 मिनट से नहीं। 1 मिनट में अगर एक सवाल समझोगे तो 20 मिनट सवाल समझने में जाएंगे, अभी लिखाई नहीं शुरू हुई। अब 160 मिनट रह जाएंगे।
और इन्विजिलेटर जो होगा वो आपका 3-4 मिनट टाइम ले ही लेगा आपका। और वैसे तो गर्मी में ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर ऐसी जगह पे सेंटर है और भगवान न करे कहीं सर और जाना पड़ गया, आधा घंटा 180 मिनट में जोड़ करके सब निकल जाता है। 150 में 3750 को डिवाइड करके देखो, तब आपको पता चलेगा कि आपके 1 मिनट में कितने शब्द, जो मैं बता रहा हूँ 25 से 28 के बीच का रेशियो होता है। 125 शब्द को 25 शब्द में लिखोगे तो 25 पंजे कितने हुए? 125, 5 मिनट। और 10 क्वेश्चन है तो कितने मिनट लगे? 50 मिनट। 10 क्वेश्चन 50 मिनट। और अगर 250 शब्द वाले हैं तो 10 मिनट लगाओगे। क्यों? और 10 मिनट को 10 से मल्टीप्लाई करके देखो कितने हुए। 100 और 50 जोड़ो कितने हुए? 150 हुए। 20 मिनट 20 क्वेश्चन पढ़ने में गए। 170 मिनट। 5 मिनट इन्विजिलेटर ले गया। 1-2 मिनट कभी एडमिट कार्ड उड़ेगा, कभी पेन गिर जाएगी, कभी हल्ला करेगा है, कभी गर्मी से कभी किसी से परेशान रहोगे। पर सितंबर के महीने में मेंस होता है, बारिश होने लगेगी। 25 शब्द 1 मिनट में डिट्टो लिखना है, 30 मिनट की स्पीड हो। और 25 मिनट में फैक्ट भी है, कंसेप्ट भी है, प्रेजेंटेशन भी है, अच्छे सेंटेंस, अच्छे अक्षर लिखने का, ऊपर डंडा, में बिंदी, है में हाय लिखना है तो बिंदी। लोग कहते हैं हिंदी मीडियम का रिजल्ट नहीं आता। हिंदी मीडियम का रिजल्ट की कृपा कहाँ अटकी है? कहाँ अटकी है बताइए? इंग्लिश वाला रेफरेंस लिखेगा, कितनी बार पेन उठाएगा? आपको प्रासंगिकता लिखनी, आप देख लीजिए कितनी बार पेन, रिलेवेंस लिखना है तो कितनी बार पेन उठाएगा, और वो आपको प्रासंगिकता लिखनी तो कितनी बार पेन उठा। आप तो पेन उठाने और बंद करने में ही रह जाते हैं। आप विषय की समझ रखते हैं, फैक्ट और कंसेप्ट को जानते हैं, कोचिंग हो, स्वयं की किताब हो, अपने अध्ययन हो, लाइब्रेरी, सब आप सीख चुके होते हैं। आप मात खाते हैं बात को कह नहीं पाने में। बात कह नहीं पाते हैं क्योंकि हिंदी लिखने में समय लगता है, और हिंदी को चाहिए स्पीड, और स्पीड बनती है रोज के अभ्यास से। और रोज का अभ्यास कैसे करेंगे? यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, कॉपी और पेन में। जितना घंटा पढ़ते हो ना बेटा, जितना घंटा पढ़ते हो, घंटा मत बढ़ाओ। हम घंटा बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहे। उस घंटे को कम करके पहले 25% लेखन को दो, और 25 का लेखन को दो। धीरे धीरे इसको 40 पे ले जाओ। 60% पढ़ाई, 40% लिखाई। बाद में जब 6 महीने 8 महीना बीत जाए तो कन्वर्ट कर दो इसको, क्योंकि कोर्स भी तो पढ़ चुके रहोगे तो कितना पढ़ते रहोगे। तो 60% लिखाई और 40% पढ़ाई, यही करते रहो। 2024 काबू में हो जाएगा। लिखोगे नहीं तो नहीं होगे, ये मैं लिख के दे सकता हूं। आप कितना भी धुआंधार बोलिए, समोसे की दुकान पे, चाय की दुकान पे, क्वालिटी बोलिए, आईआर बोलिए, कुछ भी बोलिए, हम वहीं गोलगप्पे खा के मुंह बिचका के चले जाएंगे। हम कहेंगे 2 पन्ना लिख के दिखाओ। तो लेखन का कला ये है, पाठक, श्रोता, कंसेप्ट और फैक्ट पे पूरा काम कीजिए और लिखने का अभ्यास कीजिए। और सुनो, हर लेखन जरूरी नहीं कि टीचर को दिखाएं दिखाएं। खुद लिखते समय आपको नहीं पता चलता कि आप क्या गुड़ गोबर कर रहे हैं। यार देखो बेटा, आप अच्छा लिखें खराब लिखें, पढ़ना तो हमको पूरा पड़ता है। आपने कुछ भी लिख के ला के हमको दे दिया तो हम तो पढ़ ही रहे हैं ना। आप अभी लिखिए, आप ये मत देखिए कोई देख रहा है कि नहीं, ऊपर वाला देख रहा है। आपका मन देख रहा है, आप समझ रहे हैं। शब्द उब्द का जब चयन बढ़िया सा कंसेप्ट बनने लगे, 2-4 एक आध महीने में हो जाता है। फिर टीचर को इवेल्युएट कराइए।
आप पुराने लेख को अपने पुराने 2 महीने के लेख से कभी तुलना कीजिए, आपको पता चलेगा कि आप स्वयं बढ़िया मूल्यांकन। अरे यार, अपने से बढ़िया जज कौन होता है? बाकी परीक्षा वरीक्षा जब टेस्ट वेस्ट होगा तो उसमें टीचर तो चेक करते ही हैं, उसमें पता चल जाएगा कैसा इवेल्युएशन में आप निकल रहे हैं, कैसा लिख रहे हैं। तो लेखन का एक ही है तरीका। आज से जाइए, जो चैप्टर पढ़िए पढ़िए, क्लास सुनिए, कंसेप्ट वो क्लियर, और प्रश्न लीजिए पुराने साल का और लिखिए, बिना किसी मदद के जो समझ में आता लिखिए। पहले जो समझ में आता लिखिए, फिर अपनी समझदारी को बढ़ाइए, फिर वाक्य पे काम करिए, शब्दों के चयन पे काम कीजिए, स्पीड पे बाद में काम कीजिए, ताकि पठनी भी बना रहे। और पता लगे स्पीड तो हो गई, पठनी नहीं है, तब भी ठीक नहीं है, अक्षर पठनी भी होने चाहिए। कई बच्चे तो उदय मैं देखता हूँ कि पूरी साल साल भर तैयारी कर जाते हैं, उनको यही नहीं पता रहता कि 1 मिनट में लिखना कितना है। उनको रहता है कि 3 घंटे में लिखना है। अच्छा, आपको याद होगा एक पिक्चर आई थी दंगल, उसका फादर कहता है कि हर बार तुमको बचाने तुम्हारा बप्पा नहीं आएगा। डायलॉग याद है कि नहीं? और लास्ट मैच में जिसमें गोल्ड जीता वो नहीं थे। और एक डायलॉग और था उसी में। हाँ, क्या था? कि कहने के लिए तो ये रेसलिंग 2 मिनट की होती है, लेकिन सोचा जाए तो 120 सेकंड की होती है। कहने के लिए तो ये एग्जाम 3 घंटे का होता है, लेकिन सोचा जाए तो 180 मिनट का होता है। बेटा, सोच का तरीका बदल के देखो, सिविल सर्विसेज पैदल आता है तुम्हारे घर। सारा रहस्य लेखन में छुपा है। और मैं आकार आईएएस की तारीफ इसलिए कर सकता हूँ कि हम लोग तो संपर्क में रहते ही हैं। बात लेखन को लेकर हमने एक 21 घंटे का प्रोग्राम भी डिजाइन किया है कि एक 21 घंटे में बच्चों को कैसे लेखन सिखाया जाए। और ये लोग थोड़ा चर्चा दिए होंगे, कुछ चीजें बीच बीच में बात उत करते रहते हैं। जो कोचिंग बच्चा लेखन फोकस है वही अच्छी कोचिंग है। बाकी पढ़ाई तो आप यूट्यूब से घर में भी कर रहे होंगे। भारत का मानचित्र कोई माई का लाल बनाता नहीं है, बना बनाया मानचित्र बताता है। लेकिन लेखन एक ऐसी चीज है जो आपको बनाना पड़ेगा। प्रश्न कमीशन का होगा, उत्तर आपको भरना पड़ेगा। और जब तक इसके आयामों को, इसके पहलुओं को आप उजागर नहीं करेंगे, बनाएंगे नहीं, बड़ा नहीं करेंगे, बच्चा तैयारी तो बड़ी रहेगी लेकिन सफलता अधूरी रहेगी। और मैंने पहले ही बोला है कि आपकी सफलता के बगैर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। बहुत बड़े बड़े मॉल हैं, हम भी देखते हैं, सब कुछ है। अभी पता नहीं इन्होंने बताया कि नहीं, मेरा बेटा भी है मेरे साथ। वो बैडमिंटन 10th में है, बैडमिंटन खेलता है। पढ़ने में भी बहुत तेज है। मतलब मैं उसको पढ़ने में भी बहुत अव्वल मानता हूँ, क्लास में फर्स्ट आता है सब कुछ। 10th में है, मैथ कर चुका है, अभी छुट्टी में ही लगा लिया 16 चैप्टर जो थे, जबकि 10th का एग्जाम फरवरी मार्च में देगा। मतलब वो मेहनती है, खेल के साथ दिमाग भी उसका ठीक है इस मामले में। बहुत लिबरल है, कम बोलता है, अपना काम चला रहा है। तो अब उसका मैच है है ना? जैसे आज एक मैच हुआ, जीता, कल है, ऐसे चलता रहेगा। तो हम उसको एक ही बात बताते हैं, सिर्फ एक बात, कि तुम बाहर मारो मत और उसका अंदर गिरने मत दो, मैच जीत लोगे। तुम बाहर मारो मत और उसका अंदर गिरने मत दो, इसी पे काम करो तुम। बस वही हम आपसे कह रहे हैं। प्रश्न जितना पूछे, चाहे जितने गहरे हैं, अगर छिछला प्रश्न है तो आप भी घुटने पे आ जाइए। हम ऐसे जयपुर में क्लास ले रहे थे, मैनेजमेंट के लोग हमको बोले कि सर थोड़ा सा बच्चे जो है थोड़े वैसे हैं, थोड़े मतलब बहुत लेवल के नीचे जाके थोड़ा सर।
हमने कहा प्रभु एक काम करिए कि क्लसवा में 3-4 फुट गड्ढा खुदवा दीजिए, इतना से हम पढ़ा देते हैं, इतना नीचे इतने से। सचिन तेंदुलकर 16.5 साल की उम्र में वसीम अकरम की बाल का सामना करता था, इमरान खान की बाल का सामना करता था, वेस्ट इंडीज के बड़े बड़े धुरंधरों का सामना करता था। लेवल नीचे करने से सिविल सर्विसेज नहीं होता, लेवल में होने से सिविल सर्विसेज काम का। हम लेवल के ऊपर भी नहीं बात कर रहे हैं, लेवल में होने से। और उसका लेवल क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप उसके आंसर को दे दो, वही लेवल है बस। अब वो लेवल डीप है क्या है मुझे नहीं मालूम, बट वो वही है। कुछ कुछ बना कंसेप्ट, कुछ आया? हाँ, कुछ कंक्लूड कर देते हैं। 2 घंटे, 1.25 घंटे से आप लोग बैठे हैं, हालांकि हम लोग 2.5-3 घंटे तक उठने नहीं देते हैं। हमारे यहाँ एक त्रिपाठी सर हैं, अगर आप टॉयलेट भी जा बैठ, अगर कोई लड़का है, सर क्या, क्या सर, हिम्मत रख बेटा 3 घंटे का एग्जाम होता है, हिम्मत रख 3 घंटे का पेपर होता है कि नहीं? अच्छा, मोदी साहब लाल किले से कितनी देर भाषण देते हैं? कभी कभी 95 मिनट देते हैं। उन्होंने कभी कहा भाइयों बहनों, कहा कभी, कहा कभी? ये बेटा परीक्षा है, हर एक क्षण की चुनौती को अपने हिस्से में उसको चुनो, जाए मत जाने दो। क्या बोला? 120 सेकंड। और लास्ट में चाहे फिल्मांकन के लिए किया हो, जो 6 पॉइंट वाला दांव लगाया था, उधर घड़ी, इधर, मतलब इधर का पॉइंट उधर का घड़ी बराबर। और उस समय सोचिए, सबको मालूम है फिल्म है, लेकिन आप जरा सोचिए कि कितना आपका कलेजा धड़क गया था। हर क्षण आपकी चुनौती है। मैं हिंदी मीडियम, अगर इसमें इंग्लिश मीडियम कितने लोग हैं? इंग्लिश मीडियम कम है। इंग्लिश मीडियम का विद्यार्थी आज भी लिखेगा तो 1 मिनट में 30 शब्द आराम से लिख देता है, अभी भी लिखेगा तो भी। हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए मैं ये बात करूं, लेकिन लेखन के मामले में सिर्फ स्पीड को बेटा छोड़ दो, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाला विद्यार्थी स्पीड ला लेता है। अच्छी सुघड़ अच्छी राइटिंग की ओर चला जाए, अच्छी बात, बाकी सारी बातें हूबहू उस पर भी लागू, लेखन की। क्योंकि आप चाहे इंग्लिश में लिखें चाहे हिंदी में, जो प्रश्न का उत्तर है वो पढ़ेगा ना, वो तो सिर्फ लैंग्वेज हो गया कि इसमें इसमें हो गया। पानी मग्गे में है, गिलास में है, लेकिन पीने लायक अगर दोनों नहीं है तो हम थोड़ी ना पिएंगे। सिर्फ सहूलियत उसमें थोड़ी सी मिल जाती है कि उनकी स्पीड थोड़ी, क्योंकि उनको पेन जल्दी उठाना नहीं पड़ता है। रेफरेंस में देखिए कितना पेन उठाना है, ऐसे 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 ऐसे। हिंदी में बहुत छोटा ऊ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, एक और ऊपर भी रा लगाना है तो अलग से हाथ उठाना पड़ता है, बिंदी है, ऊपर लाइन भी खींचनी पड़ती है, कामा विराम हलन क्वेश्चन मार्क, कभी कुछ न कुछ करने पड़ते हैं। तो थोड़ा सा साज सज्जा में उनको टाइम लग जाता है। लेकिन बच्चा कोई बात नहीं, इस बार हिंदी मीडियम का रिजल्ट भी संतोषजनक रहा है, थोड़ा पटरी पा रहा है। एनीवेज, और तो कुछ पूछना नहीं है। बीच बीच में जब कभी अवसर मिलेगा तो मैं इस लेखन वाले काम को आप तक पहुंचाऊंगा जरूर, है ना? और कुछ जो भी जरूरत जैसा रहेगा वो तो आगे आपको पता चलेगा। और तो कोई, बस ओवर कर दें? हाँ, बाकी उदय जी हैं, काफ़ी कुछ आपको, आपको सब्जेक्ट में, और आप, मैं फिर बोल रहा हूँ कि बहुत काबिल टीचर हैं। कभी इनको आप गौर से समझेंगे ना, आप कभी मेंस देने जाएंगे ना, तब ऐसे टीचरों की कद्र आपको ज़्यादा समझ में आएगी। पायनियर ने कहा है, संचार तो वही करेगा जिसके पास संदेश होगा, बाकी तो सब मुंह बंद करके बैठे रहेंगे। जो 3 घंटे 2 घंटा बिना विषय को बोल लेता है, उससे मुझे सोचिए कितना बड़ा संदेश होगा उसके पास। और यूपीएससी के जाके देखा, हम उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते, इससे कैसे निबंध लिखेंगे? हम उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते, ये निबंध है पिछले साल का। इस तरह से आप सोच ही नहीं पाते। वी आर सॉफ्ट स्टेट, सत्य जिया जाता है, सत्य सिखाया नहीं जाता।
अरे गधे घोड़े गाय पर थोड़ी स्कूल और विद्यालय और जन्मदिन पर निबंध लिखवा रहा है। ऐसे निबंध लिखवाता है जिसमें आपको थोड़े से अपनी फिलॉसफी को स्ट्रांग करनी ही पड़ती है। फिलॉसफी तो स्ट्रांग करनी बाद में बतानी भी है, लिख करके, टिक करके नहीं। और टिकेगा वही जो लिखेगा। थैंक यू वेरी मच।